बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, अब हमने पढ़ना है नावल अब तो हो गया हर दिन ईद, रिटन बाय शाज़िया मुस्तफ़ा। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कैसी गुजरी है आपकी ईद, पहले ये तो बताएं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरी है और माल भी वावा इकट्ठा हो गया, लेकिन बिज़ी बहुत गुजरी है। कल हमारे घर पे बहुत रश था, मतलब गेस्ट बहुत आ रहे थे और आज मैं सारा दिन गेस्ट रही हूँ। तो कल भी मेरा गेस्ट रहने का प्रोग्राम है, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं लग सका। कल मैंने इसीलिए मैंने कल मुझे जैसे टाइम लगा था ना, मैंने बैठ के रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए थे, तो इसलिए मुझे कल टाइम नहीं लग सका रात को। लेकिन मैंने नावल दे दिया होता तो मैं रिलैक्स घूम रही थी। आज अभी देख लें, अभी मैं 1:30 बजे फारिग होकर भी लेटी हूँ आके, तो मैंने कहा चलो पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, पता नहीं अभी ये मुक्ति है तो। लेकिन आपको मैंने बोला था कि ईद के तीनों दिन नावल आएगा, तो तीनों दिन आएगा। अभी अपलोडिंग का नहीं मैं कुछ कह सकती, हो सकता है कि मुझे नावल रिकॉर्ड करते करते 500 हो जाए नींद से, तो फिर ये है कि रिकॉर्डिंग कर लूँगी अभी, लेकिन आपको फजर में दे दूँगी, अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आए पढ़ते हैं अब तो हो गया हर दिन ईद, रिटन बाय शाज़िया मुस्तफ़ा। मुझे क्या खबर थी कि ये हालात भी मेरे साथ होंगे। इसने अपनी हिरनी जैसी आंखों के अश्क अपने सुरमई आंचल के कोने में जज़ब किए। लेकिन अलिशबा, तुम ये जो कदम उठाने का सोच रही हो गलत है। इससे अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच गया। सज्जल को अपनी ये मासूम और भोली सी सहेली जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी, और जब से वो तनहा हुई थी वो इसका और ख्याल रखने लगी थी। तुमसे जब ही तो कह रही हूँ कि मुझे बस कुछ अरसे के लिए ये ड्रामा करना है, ताकि मेरी ये चचा जान मुझे देख कर ये यकीन कर ले कि मैंने शादी कर ली है। इसने क्लॉक पर निगाह डाली, 5 बजने वाले थे और वो ऑफिस से सीधी यहीं आ गई थी। बुआ को भी नहीं बताया कि वो सज्जल की तरफ जाएगी। तुमने बात की मोइस से? कदर तौक़ुफ़ के बाद अलिशबा ने पूछा। मोइस भाई से मैंने ऑफिस में बात करना मुनासिब नहीं समझी, इसलिए प्लीज़ तुम इनसे जिक्र कर देना। वो अपना शोल्डर बैग उठा के खड़ी हुई। सुरमई कॉटन के नफीस से धागों और शीशों की कढ़ाई वाले सूट में वो खासी दिलकश लग रही थी। अरे वो आते ही होंगे, तुम खुद बात कर लेना। सज्जल, मैं रुक जाती, बुआ फिक्रमंद हो रही होंगी, इसलिए जल्दी से आना है। वो इसके रुखसार पर प्यार करके तेज़ी से निकल गई। इसी वक्त मोइस की एंट्री भी वो अपनी बाइक खड़ी कर रहा था। अरे अलिशबा, रुकिए तो। मोइस भाई, मैं जल्दी में फिर रुकूंगी। वो अपनी ब्लैक गाड़ी में बैठ चुकी थी, मगर जहन इतना बोझल और मुंतशिर हो रहा था कि ऑफिस तक में दिल नहीं लगा था। वो तो मोइस ने ही आज का सारा काम संभाला हुआ था, वरना वो तो अकेली ही हो जाती। मोइस को भी गुज़िश्ता साल ही डैडी से कहकर इसने अपने ऑफिस में जॉब दिलवाई थी। मोइस इसकी अजीज़ सहेली का दोस्त था। फिर लिशबा का ज़्यादातर वक्त यहीं गुजरता था, मगर चंद माह पहले डैडी के एक एक्सीडेंट में इसे तनहा छोड़ के थे। माँ तो दुनिया में लाने के बाद पहले ही चली गई थी। फिर ऐसे में डैडी ने बुआ को रखा था। बुआ एक मजबूर और ज़रूरतमंद खातून थी, इनका भी कोई वाली वारिस ना था। इस तरह अलिशबा, छोटी सी अलिशबा इनकी गोद में ही परवान चढ़ी, और अब वो इसके इन सब कुछ इसकी वही थी। डैडी को गई इस दुनिया से ज़्यादा अरसा ही कब गुजरा था कि इसके चचा अनीस अहमद अपनी फैमिली और इकलौते बेटे के साथ पाकिस्तान आ रहे थे। इसे इतना तो अंदाज़ा था कि इनका मकसद कुछ खास ही है। जब डैडी जिंदा थे तो इसकी मौजूदगी में आए, तो ये अब मोहब्बत ने कैसे जोश मारा। अलिशबा इस दिन से ही मोहतात हो गई थी, इसलिए वो आरसी पेपर मैरिज चाह रही थी, ताकि इसके चचा इसे तनहा ना समझे और ना ही वो अपने दाव पेच चलाएं। चंद माह में अलिशबा ने खुद को काफ़ी संभाला भी हुआ था। अगर बुआ ना होती तो वो हर दिन बिखर जाती। नहीं, मैं नहीं, इसने तो साफ इनकार कर दिया। यार सफ़वान, तू बस एक नज़र लड़की देख ले, खूबसूरत है। मोइज़ इसे किसी न किसी तरह काबू करके अलिशबा से निकाह करने के लिए राज़ी करना चाहता था। अम्मा का तुझे पता है ना, वो तो सदमे से बेहोश हो जाएंगी कि मैंने निकाह कर लिया। आंटी को हम बता के ये कदम उठाएंगे। यार सफ़वान, वो लड़की तन्हा, और मैं नहीं चाहता कि वो गलत हाथों में चली जाए। मैंने इसे बहन का और एक भाई का फ़र्ज़ निभाना चाहता। मोइज़ के लहजे में अफसरदगी से मौके से देखा, जो गहरी सोच में गर्क ग्रे सलवार कमीज़ में मलबूस लंबा चौड़ा तवाना लग रहा था। फिर मर्दानगी और वजाहत में इसकी नुमाया ही होता था। तुझे मैं ही नज़र आया हूँ? वो खड़ा होने लगा ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकले और बहस से छुटकारा मिले, मगर मोइज़ ने इसे दबोच के बिठा लिया। यार मोइज़, तो पागल तो नहीं हो गए? रहम कर। अम्मा पहले मेरे शहर में रहने पर नाराज़ होती है। अब मैं ये मार्का भी कर लूँ तो फिर चाहे वो मुझे घर में ही ना घुसने दे। वो अम्मा से डरता भी था, क्योंकि अब्बा की मौत के बाद से वो कुछ ज़्यादा ही हसास हो गई थी। बड़े बेटे जीशान की शादी तो उन्होंने अपनी भांजी से कर दी, लेकिन सफ़वान के ने पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब भी हासिल कर ली थी, इसलिए भी अम्मा इसकी वजह से डरती रहती थी कि वो शहर में शादी ना कर ले। जी तो सफ़वान भाई माने या नहीं? सज्जल कुछ दिनों पहले इन दोनों के लिए लवाजमात से भरी ट्रे लेकर आई थी। कुछ देर पहले वो अब चाय ले आई और सेंटर लेबर पर ट्रे रखी। सफ़वान मौदब बन के बैठ गया। ये नहीं मान रहा, मोइज़ ने लाचारी से कहा। प्लीज़ सफ़वान भाई, इतने मान से मैंने आपसे कहा था, सिर्फ आपको पेपर मैरिज ही तो करनी है अलिशबा से। अलिशबा के चचा जान जब यहाँ से चले जाएंगे तो आप भी चले जाइएगा। भाभी, ये इतनी आसान बात तो नहीं है। और फिर ये मोइज़ तो कह रहा था कि मैं, वो बोलते बोलते झिझका कनखियों से मोइज़ को घूरा। सज्जल, मैं इससे ये कह रहा हूँ कि ये निकाह कोई पेपर मैरिज वाला नहीं होगा, बल्कि असल करना होगा, क्योंकि अलिशबा के लिए सफ़वान से अच्छा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन वो अलिशबा
सज्जल झट गया अभी, इसे छोड़ो, वो मैं संभाल लूँगा। प्लीज़ अलिशबा को एक ना एक दिन शादी तो करनी होगी ना। हमारा सफ़ान पढ़ा लिखा, हैंडसम और अच्छी जॉब पर फाइज है, फिर इसकी खूबसूरती पर तो गांव की सारी लड़कियां मरती हैं। मोइज़ ने आखिर में शरारत से आखिरी बात शरारत से कही। यार क्या बकवास है, वो झैंप किया। सफ़ान भाई रिश्ता पक्का है, बल्कि डन है, आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। मैंने अलिशबा को बुलाया, इसे देख लीजिएगा। वो ये कहकर चली गई। सफ़ान आगे से कुछ नहीं बोला ही नहीं, बस मोइज़ को दांत पीस के देखने लगा। सुन थोड़ा इग्नोर बनकर भी ड्रामा करना है, ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। वो तिनक गया। बको मत, जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करना है, और अगर बल्कि सारी बातों पर अमल करना है। रात को फिर अलिशबा को सज्जल ने बुला लिया। सफ़ान और इसे डायरेक्ट नहीं मिलवाया था। सफ़ान को मोइज़ ने अलिशबा को दूसरे कमरे की खिड़की से दिखा दिया। सफ़ान ने सुर्ख सफ़ेद मलकूती हुस्न वाली अलिशबा को यकटक देखे गया। लगता है दिल पर अटैक कर गया। मोइज़ की मानी के सरगोशी पर वो झैंप के हट गया, बल्कि मोइज़ ने एक मुक्का भी जड़ दिया। एक ते झैंपता बहुत मुंडा। यार देख ले मैं कैसे। वो फिर हाँ सब हो जाएगा, बस खुद पर एतमाद लाओ, ये लड़की तुम्हारी। मोइज़ को इसकी हालत पर हंसी आ रही थी। सफ़ान अंदर ही अंदर खोल रहा था। मोइज़ ने अलिशबा को बता दिया था कि एक शख्स का इंतज़ाम हो गया। फिर इसने गांव के किसी अनपढ़ शख्स का कहा था, ताकि वो बाद में वो इसको कुछ रकम दिलाकर छुटकारा हासिल कर ले। वो ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर फ़ॉन कलर के शलवार दुपट्टे पर ऑरेंज नफीस सी कढ़ाई वाली शर्ट पर अपने शोल्डर कट बालों को लपेट के ऊंचा करके कैचर लगाए हुए थी। मेकअप वगैरह वो करती न थी। साफ शफाफ गोरे हाथ पाँव अक्सर सामने वाले को मुतासर ज़रूर करते थे। अपने जदीद स्टाइलिश डेकोरेटेड ड्राइंग रूम में वो सुबह खरामी से चलती अंदर आई थी। मोइज़ ने और सफ़ान ने अलिशबा को सलाम किया। वो सामने के बड़े सोफ़े पर बैठ गई। अलिशबा आपका इंटरव्यू खुद ले लें, वैसे ये मेरे भरोसे का बंदा है, आप इसका इंटरव्यू खुद ले लें। मोइज़ गैर संजीदा लहजे में बोलता हुआ सफ़ान की सिमत इशारा करने लगा, जो गोल्डन सिल्क के कुर्ते में इस पर चेक का लाचा। ओए हुए उन बिल्कुल ही जांगलियां लोगों के भेज देता मोइज़ ने। जो गोल्डन सिल्क के कुर्ते, इस पर चेक का लाचा, बड़ी बड़ी लंबी मूछें, बालों में मनों के हिसाब से तेल डाले, दाहिने हाथ में 2 स्टील के कड़े, गले में ब्रैक डोरी में चांदी का बड़ा सा तावीज़। कुर्ते के ऊपरी बटन खुले होने की वजह से सीने के काले बाल भी नजर आ रहे थे। दाहिनी आंख के साइड पर बड़ा सा मसा भी बैठा था। आप डरे मत जी, मैं चंगा आदमी हूँ। सफ़ान इसकी उलझती नज़रों का मफहूम जान गया, तो वो बोले बगैर नहीं रह सका। मोइज़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अलिशबा जैसे कुछ मुतमिन सी हो गई। देखिए कुड़ी ने धोखा दे जाते दोनों जने रल के, लेकिन अखीर ही हो गई मेरे वगरी ते बदन वेख चीका मार देवे। मतलब फुल ठेठ जांगनी वाला हुलिया बना के भेजा उसका। तुम्हें मैंने बहन कहा, तुम बिल्कुल फ़िक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो मैं भी हूँ जी, सदा के लिए। सफ़ान की जो शीली आवाज़ ने से चौंका दी। अलिशबा छैंप की, जबकि मोइज़ को हंसी आ गई, जिसने ज़बत की, क्योंकि असल बात से अलिशबा नावाकिफ़ थी। ये हमारी मासी जो काम करने आती है, इसका भांजा है, गाँव में रहता है, रोज़गार के लिए है। अरे बाऊ तुसी जाओ यहाँ से, मैं अपना पता सब बता दूँगा। सफ़ान को वो उलझती परेशान होती अलिशबा पहली निगाह में दिल पर उतरती लगी। फिर इसके मली चेहरे की मासूमियत, हिरनी जैसी आंखों की बेकरारी, वो सब जान गया कि वो कितनी परेशान है। मोइज़ इजाज़त लेकर चला गया। वो जो इसके लिए चाय वगैरह अंदर ले आई, बुआ इसके लिए चाय वगैरह अंदर ले आई। अलिशबा को जाने कि उस गवार शख्स की जहानत से भरपूर सुरमई आंखें कुछ हिचक में मुब्तला कर रही थी। सफ़ान खासा बेतकल्फ़ी का मुजाहरा करते हुए लवाज़मात से इंसाफ कर रहा था। फिर वह हैरानगी से देख रही थी इसे। नाम क्या आपका? सारी खुद एतमादी अपने अंदर अंदाज में समो के इसे मुखातिब किया। मेरा नाम सफ़ान है, मगर अम्मा सफ़ी प्यार से कहती हैं, तुसी भी कह लेना। वो थोड़ा शर्मा के गोया और फिर कहका लगाने लगा। अच्छा यार, ये आप लोग कह रहे होंगे ये बड़ी बड़ी पट्टियाँ चल रही हैं, और मैं थोड़ा सा PDF को भी आज ना मैं वो रिकॉर्डिंग करने में आपके स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लगेगा कि वो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ा, ये कुछ थोड़ा सा मुझे करना पड़ रहा है। वो इस वजह से यार, ये इतनी बड़ी जो पट्टी लगी हुई ना, मैंने बहुत PDF ढूंढे, लेकिन मुझे कोई भी साफ़ PDF नहीं मिला। कुछ पढ़ा लिखा भी है? अलिशबा को इसके इतना बोलने पर नागवारी महसूस हुई। बहुत कुछ पढ़ा है, मगर जी मुझे हमेशा अंग्रेज़ी का आई लव यू बहुत पसंद है। मैं पूछ रही हूँ कितना पढ़ा है? वो सुलग गई। अखबार पढ़ लेता हूँ हिज्जे लगा के, और हाँ सोच रहा हूँ यहाँ शहर में रह के अंग्रेज़ी भी सीखूँगा। वो चाय सुड़क सुड़क करके पीने लगा। अलिशबा को इसका अंदाज़ गरां गुजरने लगा। आपको मोइज़ भाई ने बता तो दिया ना कि मैंने आपको किस काम के लिए रखा है? वो बोलते बोलते झिझकी। मैं मोइज़ बाऊ ने मोइज़ बाऊ ने हमें सब बता दिया। मैंने आपसे ब्याह करना, और फिर आप मेरे साथ गाँव चलोगी ना। तुमसे जितनी बात मैं करूँ इतना जवाब दो। वो तिनक गई। सफ़ान ने इसके तीखे होने पर बगौर देखा, जो इससे निगाह भी नहीं मिला रही थी, मगर न जाने क्यों मोहतात लड़की से हवासों पे छा रही थी। वो बहक रहा था। सोच लिया था कि सारी ज़िंदगी के लिए नाता छोड़ना, अम्मा को तो कायल कर ही लिया था, सामने ले जाके और कर लेगा।
सिर्फ तुम्हें चंद माह के लिए ड्रामा करना है, मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 लाख रुपए दूंगी। फ़ौरन इसने हकीकत भी बता दी। देखिए जी, पैसों की बात तो ना ही करें। अगर ਤੁਹਾਡੀ परेशानी ਦਾ हल निकल सकता है तो मैं बगैर पैसों के भी तैयार हूँ। सफ़ान ने भी साफ बात की और फिर जब दिल से किसी को अपना मान लिया तो इससे हिसाब किताब नहीं रखे जाते। पैसे भी मैं तुम्हें फिर भी दूंगी। अब भी तुम जाओ, कल शाम को इसी वक्त आ जाना। और हाँ, ये लिबास ना हो। इसने इसके हुलिया की तरफ तवज्जो मबसूल कराई। जी आप फ़िक्र ही ना करो। वो झट खड़ा हुआ, परफ्यूम की भीनी भीनी मशहूर कुन महक अलिशबा के नथनों से टकराई तो चौंक से देखा। जाने के ऊपर स्टार लग रहा था, फिर वो चला गया, मगर अलिशबा के हवासों को सोचों के हवाले कर गया। अलिशबा हारे ते तेन झुट गया, आस्ता आस्ता करके लगने तेना प्रैंक कर रहा है। ऐसा फवान भी तो नालो तेरा मोइज़ भाई भी। अब तुझे कोई परेशानी नहीं है ना? आंटी से भी बात कर लिया। मोइज़ मुतमिन हो गया। सफ़ान की मुकम्मल रजामंदी से कभी इस रिश्ते को दिल से कबूल कर रहा है। सोच ले, अगर इसने मुझसे डाइवोर्स की बात की तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ड्रामा नहीं, हकीकत में इससे शादी कर रहा हूँ। सफ़ान इसे अपने इरादों से आगाही दे चुका था। फिर इसके ख़ानदान में आज तक किसी की भी डाइवोर्स नहीं हुई थी। बाद में संभाल लूँगा अलिशबा को, वो इससे तसल्ली देने लगा। मोइज़ एक बार फिर सोच ले, अगर इसने मुझसे मुतालबा किया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अम्मा से मैंने दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। वो तैयार होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना तफसीली जायज़ा लेने लगा। इसका क़याम मोइज़ के घर पर ही था, फिर आज तो इसका निकाह भी था। अच्छा यार, तू फिक्र क्यों करता है? चल निकल, मैं पहुँच रहा हूँ काजी को लेकर। सज्जल पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है। सफ़ान अपनी बाकी तैयारी मुकम्मल करके जाने के लिए निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो और मोइज़ बीमा काजी के अलिशबा के बंगले में मौजूद थे। अलिशबा सादा से काटन के प्रिंटेड कपड़ों में सर पर दुपट्टा रखे बैठी थी। इसने बुआ ने बड़े गौर से सफ़ान का जायज़ा लिया। जाने कि सफ़ान का ऐसा रूप देखकर इन्हें गुस्सा ही आया। कहा, इनकी नरम नाजुक सी चांद का टुकड़ा अलिशबा जो अपने नाम की तरह ही थी। लड़की, तुझे अक्ल थी? यही गवारी मिला था। बुआ ने नागवारी से सरगोशी में अलिशबा के कान में कहा। वो पहलू बदल के रह गई। बुआ प्लीज़ आहिस्ता तो बोले, इसने टोक दिया। बुआ कड़वा सा मुँह बना के मुसलसल सफ़ान को घूर रही थी, जो कभी अपनी तलवार मारकर मूँछों पर हाथ फेरता तो कभी अपने तेल में चुपड़े बालों में। वो तनकीदी नज़रों इस पर लगाए हुए थी। चंद ही लम्हों में दोनों का निकाह भी हो गया। अलिशबा की आंख से निकले आंसू किसी से छुपे न रह सके। आज वो इतनी मजबूर बेकस हो गई थी कि इसे एक मुहाफ़िज़ की ज़रूरत पड़ गई। और क्या गारंटी थी कि ये शख्स भी मुखलिस हो? जब भी तो इसने गांव के सीधे सादे अनपढ़ का इंतखाब किया था कि बाद में वो डाइवोर्स देने में मसला ना करे, और फिर जो कहेगी वो इस पर अमल भी करेगा। वो ये सब मोइज़ सज्जल की बदौलत ही मुमकिन हो सका था। पुत्र एड्डे ख्वाब ना उच्च से जाओ, उन्हें तेनू नहीं देनी डिवोर्स। ए लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? बुआ कब से इसे अपनी काबी निगाहों की इज़्ज़त में लिए हुए थे। इनसे बर्दाश्त ना हुआ तो सफ़ान से पूछगछ करने के लिए चली आई। अलिशबा और सज्जल अंदर चली गई थी, क्योंकि अलिशबा मुसलसल रो रही थी। जी मेरा ना सफ़ान है। वो कुछ गड़बड़ा है। देख लड़के, अगर तूने मेरी बच्ची के साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। वो फ़ौरन अकड़ के से धमकी देने लगी। मोइज़ होंठों पर अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी लगा के हंसी होकर बैठा था। बुआ आप इससे बेफिक्र हो जाए, अपना सफ़ान समझदार है। देखो मोइज़ बेटा, तुम हमारे देखे भाले और फिर गैर पर एतबार मुश्किल से आता है। लेकिन बुआ आप ये भी तो देखिए, अलिशबा के चाचा वो तो इसके सगे हैं। अलिशबा को इन पर एतबार नहीं है। फिर आप सफ़ान को ऐसा ना कहें। फिर सफ़ान की गारंटी मैं देता हूँ, ये आखिरी दम तक अलिशबा का साथ निभाएगा। क्यों सफ़ान? झटता ही चाहिए। जी 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 बिल्कुल। बुआ के कड़े तेवरों से पहले सटपटा गया था। एक तो मुंडा सटपटांदा बहुत आ वाला। मेरी बच्ची को तनहा नहीं समझना। अल्लाह, बुआ आ गई। बुआ के अंदर तो जलाली तबीयत बुआ की जाग गई। अब मैं साथ हूँ, आप फिक्र ना करें। सफ़ान ने एकदम ही अपनी गंभीर आवाज़ में यकीन दिलाया। बुआ ने चौंक के इसके अपनायत से भरपूर लहजे पर देखा। रात को बुआ ने अच्छा खासा डिनर का इंतज़ाम कर दिया। असूल के मुताबिक अब सफ़ान को यहीं रहना था, क्योंकि अलिशबा इसे सब कुछ समझाना चाह रही थी। और सुन ज़रा एहतियात से, अभी कहीं तेरी जज्बाती रूह बहक जाए। मोइज़ ने मानी खेरी से कहा तो सफ़ान सर खुजाने लगा। ये जज्बाती रूह मेरी बहक तो सकती है, लेकिन अपने वक्त पर। जैसा अलिशबा कहे वो करना है। और हाँ, इसके चचा को तुमने तासुर यही देना है कि तुमसे शादी अलिशबा ने अपनी पसंद से की है। वो जाते जाते भी इसे हदायतें दे रहा था। वो सब बगौर सुन रहा था। सफ़ान से अभी तक अलिशबा ने कोई बात ना की थी। इसे कमरा भी बुआ ने बताया था। ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ मौजूद थी, मगर जिसे होना चाहिए था वो नहीं थी। नई जगह और नया रिश्ता बनने के बाद तो इसके एहसासात ही बदल गए थे। वो अपने इस नएपन पर हैरान भी था। अलिशबा पर इसे तरस भी आ रहा था कि अकेली लड़की का तनहा रहना कितना मुश्किल है इस माशरे में। मगर इसने सोच लिया था कि अलिशबा को अपने पाकीज़ा जज्बों से जीत लेगा। इसने मुसम्मा में इरादा कर लिया। क्या इसने इस अजनबी पर एतमाद करके ठीक किया? आज वो इसका कानूनी और शरई लिहाज से हकदार भी है। क्या वो बेईमानी नहीं कर सकता? क्या इसके दिल में चोट नहीं आएगा? क्या वो इतना उजला होगा सोचो का कि इसे इग्नोर कर दे? मगर इसकी सुरमई जहानत से भरपूर आंखों में मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं पाती हूँ। पजल से होकर निगाह चुरा लेती हूँ कि इस शख्सियत ऐसी है, हालांकि अनपढ़ गवारी है, मगर इतना जाज़्बे नज़र है कि वो चौंक गई। पूरी रात इस सलामत ना ही सोचों ने सोने ना दिया। बेकल सी रही। डैडी की याद शिद्दत से आ रही थी। बेटा कुछ खा लो। बुआ ने इसके उलझे बिखरे बालों समेटे और लाउंज में आके अखबार पढ़ने के इरादे से बुआ अखबार किधर है? इन्होंने पूछा।
अभी तो यही पड़ा था। वो खुद ही हैरान थी कि चौकीदार अंदर देख के क्या था इन्होंने साइड टेबल पर रख दिया। शबाना, अरे ओ शबाना, बुआ ने मुलाजमा को आवाज़ दी। जी बुआ। वो किचन से बरामद हुई। अखबार किधर गया? छोड़े बुआ अखबार को, आप ज़रा सफ़ान साहब को बुलाएं, बल्कि नाश्ता लगवाइए, हम साथ करेंगे। वो उकता गई। बुआ ने शबाना से सफ़ान को बुलाने का कहा और वो फिर वो नाश्ता लगवाने लगी। अलिशा अपने दुखते सर के साथ कल वाले मुल्के से कपड़ों में थी। चेयर खिसका के वो बैठ के इतने में सफ़ान अपने मखसूस लिबास में चला। इसने कोफ्त से आंखें बंद कर ली। मैं तो जी सवेरे का उठ गया था, क्योंकि रेशमा और मैं साथ ही उठते थे। सफ़ान अपनी शौक सी आवाज़ में बोलता चेयर खिसका के इसके सामने चेयर पर बैठ गया। रेशमा? अलिशा चौंक गई। जी रेशमा बड़ी सोनी है, मुझसे तो बहुत ही प्यार करती है। इसने जैम लगा टोस्ट उठाया और गवारपन से खाने लगा। मैं भी बहुत करता हूँ इससे प्यार, पूरे गांव में हमारी मोहब्बत मशहूर है। रेशमा दी कोई माजी मुझो नहीं है। प्लीज़ स्टॉप इट, इसने दबी दबी आवाज़ में से डांटा। देखिए मैं आपको डांट में बिल्कुल नहीं आऊँगा। अगर आपने मुझ पर रोका टोकी करनी है तो मैं चला, रब रखा। लम्हों में मुंह बनाता उठा तो अलिशा ने तो हवास पाख्ता हो गई। अरे मेरे डांटने का मकसद बस ये है कि घर में मुलाजिम है, इनका ख्याल करें। फिर मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको बताऊँ इस पर अमल करें, क्योंकि कल रात की फ़्लाइट से मेरे चचा जान आने वाले हैं। वो झट व नरम लहजे में बोली ताकि इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। सफ़ान अपनी मुस्कुराहट को निचले होंठ में दबा कर रोक चुका था। मैं भी और अपनी और रेशमा की बात बता के रहूँगा, फिर ही आपकी बात पर अमल करूँगा। वो भी अड़ गया। ठीक है बता दीजिए। ओए होए, उन सोने दी रेशमा दी कहानी है। रेशमा एंड तो निकलनी कोई माजी या कोई बकरी टाइप ही है। हाँ तो रेशमा और मैं सुबह सवेरे तड़के खेतों में निकल जाते थे। अम्मा और मेरी भरजाई तो बहुत ही खफा होती थी। वो रिश्पा की नामगवारी भी देख रहा था, मगर नॉन स्टॉप शुरू हो गया। रेशमा की बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद चिट्टा रंग, इसके पजेब की छनकार तो हमारे पिंड में मशहूर है। मेरे साथ जहाँ से गुजरती है सब शौक़ से देखते हैं। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? अलिशा ने अपना दुखता सर हाथों में दबाया। और वो जो रेशमा और मैं एक ही नहर में नहाते हैं, वो मुझे देखती है, मैं उसे। क्या बेहूदगियाँ बंद करेंगे अपना ये रेशमा नामा? वो तो धाड़ी से फ़ान को ब्रेक लग गया। शर्म नहीं आ रही आपको? क्या क्या बोले जा रहे हैं और किसके बारे में? वो चेयर खिसका के खड़ी होगी। देखे जी, मेरे गाय का नाम रेशमा, मैं तो बोलूँगा। क्या गाय का नाम? मैं तो क्या सुना दिमाजी तो नाम होना रेशमा। अलिशा तो चकरा के रहेगी, वो तो कुछ और ही समझी थी। डर्टी माइंड, गटर माइंड। आप क्या समझी थी? सफ़ान को हंसी आ रही थी। वो समझ भी रहा था कि वो क्यों चीखी थी। आपका सर। वो चिढ़ गई। नाश्ता करने फिर आपको मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। सफ़ान को इसने शॉपिंग करवाई। पूरा दिन इसके साथ ही सर्फ हुआ। शाम को तक दोनों की वापसी भी दोनों हाल कमरे में बैठे थे। बेटा कुछ खाने के लिए लाऊं? बुआ को फ़ौरन इसकी फ़िक्र होने लगी। इनसे पूछ लें ये कुछ खाना चाहें तो। नहीं जी, बहुत कुछ बाहर खा लिया, ज़रा आराम करूँगा। सफ़ान अपना लाचा संभालता खड़ा हुआ। इतना मुश्किल लग रहा था ये जोकरों वाले हुलिया अपनाना भी। फिर ऊपर से लंबी मूछें जैसे खाने में दिक्कत देती थी। सुनिए सफ़ान साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए जी, जो कुछ कहना है कमरे में आ जाइए। बंगड़ाई लेने लगा। सुनो, अपनी औकात में रहो, ज़रा फैलने की ज़रूरत नहीं है। अलिशा को इसका ये हुक्म देना आगे लगा के सफ़ान ने अपनी ग्रे सुरमई आंखें इस पर गाड़ी तो मुंह फेर के रह गई। देखिए जी, मेरी भी इज्जत है। आपको जो कुछ भी हुक्म देना है ये डांट टपट करनी है तो सबके सामने नहीं, और कमरे में, अंदर कमरे में, वरना फिर मैं चला। वो फिर अकड़ने लगा। बेटा ये बात तो ठीक ही कह रहा है। बुआ को भी यही मुनासिब लगा। वो सारी लागे रह गई। सफ़ान दिल दिल में हंसता हुआ कमरे में चला गया। इसने अंदाज़ा तो लगा लिया था कि अलिशा खासी डरपोक और मुहतात है। वो इस पर भी एतमाद नहीं करी। वो ढीले अंदाज में बेड पर लेटा था। वो दरवाजे पर नॉक करती अंदर आ गई। लाइट पर्पल कॉटन के कमीज शलवार दुपट्टा और वाइट शलवार में वो कुछ झिझकती भी अंदर आई थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लबो लहजा तक बाज़ों का अलिशा का बदल जाता था। कभी आपसे तो कभी तुम कहकर मुखातिब करती। सफ़ान समझ रहा था कि वो इसकी वजह से कुछ नर्वस भी हो जाती है। वो आप कल से ये अपना ड्रेस नहीं पहनेंगे, बल्कि जो ड्रेस आज खरीदे इन्हें पहनेंगे। प्लीज़ आप अपनी ये मूछें कुछ कम कर लें। डरते डरते वो बोल रही थी। सफ़ान कहीं मुश्तिल ना हो जाए। जी ठीक है। वो तो खुश हो गया, वैसे ही भूलचन का शिकार था। बालों में तेल नहीं, अगर जेल लगाना चाहे तो वो लगा लीजिए। वो अभी भी खड़ी थी जबकि वो हवस दराजी था। ये मसा वो कहाँ गया? सफ़ान का चेहरा देखा तो गायब था। सफ़ान गड़बड़ा के, क्योंकि सुबह तैयारी में वो कहीं इधर उधर ही गिर गया था। वो मैंने नकली लगाया था मोइज़ बाऊ के कहने पर। वो बात को इसी तरह संभाल सकता था। अच्छा ठीक है, वो जैसे समझ गई। आप अगर आज ही से अपना गेटअप चेंज कर लें। जी मैं कर लूँगा। और कोई हुक्म शुक्म? वो तरंग में आ गया। एक ज़रूरी बात, अपनी बात ज़ुबान में तब्दीली लाइए, थोड़े अल्फाज को बना के बोलिए। जी मैं समझ गया, ताकि मैं अनपढ़ ना लगूँ। वो खुश होकर बोला। बिल्कुल दुरुस्त। वो हल्की सी मुस्कुराई। कल आपको मेरे साथ एयरपोर्ट चलना होगा। मेरे चचा जान को तासुर यही दीजिएगा कि हमारी, बोलते बोलते वो झिझक कर रुकी। क्या हमारी? सवालिया निगाह डाली। हमारी लव मैरिज है। ओ चंगा जी, मैं समझ गया। मुझे कुछ फिल्मों वाली एक्टिंग भी करनी होगी, ऐसी ना? फ़ौरन खड़ा हुआ और अलिशा का हाथ पकड़ लिया। वो तो गड़बड़ा गई। किसी गैर मर्द के इस तरह छूने पर तो इसके पसीने छूट गए, मगर ये भी ड्रामे का हिस्सा था। अब आप आराम करें, खाना आपके कमरे में भिजवा दिया जाएगा। मैं ज़रा मोइज़ भाई की तरफ जा रही हूँ, इसे बताना ज़रूरी समझा। मेरा सलाम कहिएगा मोइज़ भाऊ को। सफ़ान ने छटका। वो मुस्कुराती भी चली गई। इसके जाने के बाद सफ़ान ने अपना मोबाइल निकाला और मोइज़ को कॉल मिलाई।
और सुन, वो तेरे घर आ रही है, होशियार रहना। मोइज़ को इत्तला कर दी थी। फिर इधर उधर की बातें की और ऑफ़ कर दिया। सबसे पहले इसने बात लिया, मूँछों को उतारा और ईज़ी सा होकर कुर्ता शलवार जो आज ख़रीदा था इसे निकाला और पहन लिया। लेटने लगा तो अम्मा का ख्याल आया, इतने दिनों से इनसे मिलने भी नहीं किया था। फिर अपने निकाह की खबर तो इसने दे ही दी थी, वो आना चाह रही थी, कितनी मुश्किल से रोका था इसने इन्हें। अम्मा, एक दिन आपकी बहू को लेके आपके पास आऊँगा, फिर बस थोड़ा इस पर अपना जादू चला लूँ तो ही मुमकिन है। खुद ही सोचते हुए मुस्कुरा दिया। बात लेने के बाद वो फ्रेश हो गया। फिर वो गेटअप उतारा तो अपनी असली हालत में देखकर वो खुद को हैरान था कि बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहा था। तेरा ठेठ जांगली तो बना हुआ था भाई, तुम तो पहचान च कितने आना सी। दूसरे दिन वो एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ी थी। फ़ॉन कलर का कमीज़ दुपट्टा, इस पर शॉकिंग पिंक एम्ब्रॉयडरी की शर्ट, हाथों में भरी भरी मैचिंग चूड़ियाँ, मेकअप भी किया था ताकि वो शादीशुदा तो लगे। बुआ ने झट इसकी नज़र उतार ली। वो कब से सफ़वान का इंतज़ार कर रही थी मगर वो अभी तक कमरे से नहीं निकला था। शबाना, पता करो तुम्हारे साहब अभी तक कमरे से क्यों नहीं निकले। वो कोफत में मुब्तला हुई। मैं निकल चुका हूँ। भारी गंभीर आवाज़ पर वह चौंकी। सफ़वान ब्लैक पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट में नफासत से संवरे बाल, घनी मूछें जो पहले जैसी ना थी, जहानत से चमकती सुरमई आंखों से देख रहा था। क्या हुआ? क्या मैं अब भी ठीक नहीं लग रहा हूँ? लबो लहजा तक पतला हुआ था अलिशा तो सख्ते में आ गई। एक दिन में इसने ऐसा खुद को बदला, इसकी बसारत यकीन नहीं कर पा रही थी। यकटक इसे देखी जा रही थी। मेरे ख्याल में आपके चचा जान की फ़्लाइट आने में शायद 1 घंटे से भी कम वक्त है। अपना बायां हाथ आगे किया जिसमें रिस्ट वॉच बनी थी। जी चलिए। वो गड़बड़ा ही गई, बैग शाने पर डाला मगर एक उलझन का शिकार हो गई कि सफ़वान तो कहीं से भी अनपढ़ गवार नहीं लग रहा था। कहीं इसके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा था। ड्राइविंग सीट पर वो बैठ चुकी थी। सुनिए, बाहर निकलिए आप। देखी हाले भी नहीं समझ पा रही कि भाई तेरे ना फ्रॉड होया। सफ़वान ने संजीदा से लहजे में से हुक्म ही दिया। वो हैरानगी से खाली खाली नज़रों से इसका बारोब चेहरा देखने लगी। किस लिए? ड्राइव मैं करूँगा। दूसरा धमाका ये किया। व्हाट? तुम? इसे जैसे इसकी ये बात मजाक ही लगी। मैंने गाड़ी चलानी भी सीख लिया मोइज़ बाऊ से। वो मैंने सोचा कि ये भी तो काम करना ही है। एकदम वो पुरानी टाउन में आ गया। अलिशा ड्राइविंग सीट से बाहर निकल चुकी थी मगर सफ़वान के इस लहजे पर कोफ्त होने लगी। प्लीज़ आप इस तरह से बात नहीं करेंगे, जैसे कुछ देर पहले करे थे इसी तरह बोलिए। इसने अपनी नागवारी का इजहार किया। जी अच्छा। वो मुबहम सा मुस्कुराया। वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। अलिशा फ्रंट सीट पर बैठी थी। सफ़वान ने बड़ी मुस्तैदी से गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की थी। वो तो जैसे ख्वाब ही देख रही थी। एयरपोर्ट पहुंचने तक दोनों में कोई बात ना हुई, जबकि वो लोग वेटिंग लाउंज में भी साथ खड़े थे मगर ऐसे जैसे अजनबी। और फिर कुछ ही देर में चचा जान अपनी वाइफ और बेटे के साथ नजर आ ही गए। चचा जान ने लपक के भतीजी को गले लगाया। चची जान भी मोहब्बत का मुजाहिरा करने लगी, जबकि इनका बेटा रोहेल अपनी चमकती आंखों से अलिशा को बगौर देखने लगा। सफ़वान को गुस्सा ही आने लगा थी तो वो इसकी बीवी कैसे वो बर्दाश्त करते कि इसकी बीवी को कोई लगावट से देखे, वो भी गैर देखे। ये कौन है अलिशा? रोहेल ने तनकीदी निगाहें सफ़वान पर गाड़ी। ये मेरे हस्बैंड है। व्हाट? तुमने शादी कर ली बेटा? हमें बताया तक नहीं। चची जान को ज़्यादा अफसोस हुआ, जबकि चचा जान ने तो पहले सफ़वान को लिफ्ट नहीं करवाई। अब तो बता दिया ना, बस जी क्या करें, जल्दी में हुआ। अलिशा के डैडी को इतनी जल्दी थी कि फ़ौरन ही मैंने रिश्ता भेजा और शादी होगी। अब तो 5 माह हो गए। सफ़वान ने तफसील से बताया। अलिशा तो हैरानगी से इसकी नॉन स्टॉप चलती ज़ुबान पर सख्ते में थी। 5 माह हो गए? नसीर भाई ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। डैडी ने ज़िंदगी को मोहलत ही कब दी? डैडी के जिक्र पर वो आपदीदा हो गई। एयरपोर्ट से निकलने तक वो रोती रही। सफ़वान के इसके आंसू तकलीफ देने लगे। वो मुसलसल रोहेल की बेबाक निगाहों पर भी खोल रहा था। मुक्का मार रख के रोहेल दर जबड़े जुबड़े बाहर कर दे। किसी दिन ना वो मेरे हाथों खबीस ज़ाया होगा। वो मुसलसल भुना रहा था। मोइज़ हंस रहा था। यार मेरा भी लिहाज नहीं करता। अलिशा पर निगाहें मरकूज़ रखता है। मुझे लगता है इसे शक हो गया कि तुम दोनों ड्रामा कर रहे हो। मोइज़ ने समोसे इसके आगे किए। सफ़वान का दिल जल रहा था। वो अपना हाल दिल कहने मोइज़ की तरफ आ गया था। तुम ऐसा करो, अलिशा से कहो वो तुम एक कमरे में रहेंगे तो इन्हें शक नहीं होगा। वो उल्टा मुझ पर शक करेगी कि मेरी नीयत ख़राब हो रही है। वो खसी आ गया। क्यों ख़राब नहीं हुई? इसने मानी खेरी से कहते हुए सफ़वान को देखा। शट अप। वो मेरी बीवी और मैंने ये रिश्ता हमेशा के लिए जोड़ा। वो क्या समझ रही कि मुझसे पीछे छुड़ा लेगी? अरे देखना ना, ज़िंदगी भर अपने साथ रखा तो वो मुसम्मम इरादा कर चुका था। वो जैसे मान ही जाएगी। मैं हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगा कि इसे मानती बनेगी। वो मानी खेरी से गोया वो वही समझ गया था। अगर तूने इसे अपने इशारों पर झुका ले, मैं तुझे मान जाऊंगा कि तू इरादों का पक्का है। लेकिन ख्याल से, इसने बहन कहा है, अगर कोई गड़बड़ मचाई ना तो खाल तेरी भी खींच सकता हूँ। साथ में वार्निंग भी दी। यानी आप मेरे साले साहब हैं? वो हंसा। हो सकता है मुस्तकबिल में तुम्हारे बच्चों का मामू भी होगा। आमीन, सफ़वान ने शोखी से कहा। लड़की को देखते फिसल गए। और सुन, मैं कोई इसकी दौलत और जायदाद देखकर नहीं फिसला। मुझे बस पहली नज़र में वो अच्छी लगी और फिर इतनी डरी डरी रहती। यार मुझे बाज़-औक़ात इस पर बहुत तरस आता है। वो बताने लगा तो फ़ौरन करीब जाके इसे दिलासा दे दिया कर। मोइज़ पर शोखी सवार थी। सफ़वान इसके मजाक को समझ रहा था, फिर इसे घूरने लगा।
अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा क्योंकि रोहेल की हरकतें मुझे ख़तरे का पता दे रही हैं। वो लड़की तो इससे डरती रहेगी। सफ़ान को रह कर रोहेल पर ही गुस्सा था। रोहेल ना बस चित्रा दी कमियाँ फैंटी ला रहे थोड़ी जिनी। चाचा जान कोई महीना होने वाला था, इनका लगता था लंबा ही क़याम था। अलिशा बेचारी मुरव्वत में कुछ बोल भी नहीं रही थी। फिर चाचा जान की फहमाशी और तनकीदी निगाहें मुसलसल इस पर और सफ़वान की हरकत और सकनात पर रहती थी। लेकिन सफ़वान इनके सामने रूढ़ी बन जाता और अलिशा पर भी ज़रा रोब दिखाता ताकि वो लोग इससे दब के रहें। आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, सफ़वान ने अचानक ही गैर मुतवक्का बात कर दी। अलिशा ने चौंक कर सर उठाया। सभी नाश्ता साथ ही कर रहे थे। जी तुम काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगी, कुछ आराम कर लो। चेहरे पर सख्ती लिए निगाहें झुकाए वो गोया हुआ। अरे ऑफिस और बिजनेस तो इसका है, फिर इससे ज़्यादा पता होगा। चाचा जान ने इतराज़ उठाया। सफ़वान ने सलाइस दांतों से काट कर इन्हें देखा। मैं और अलिशा 5-6 माह से साथ हैं, ऑफिस साथ चला रहे हैं, मुझे भी खबर है सब। वो तेज़ लहजे में बोला। बेटा हम तो इसलिए कह रहे थे कि कल को अलिशा को तुम पर शक ना हो। कैसा शक? वो एकदम ही गुस्से में आ गया। सुनो मिस्टर सफ़वान, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर मुझे तुम कुछ मशकूक भी लगते हो। रोहेल को भी मौका मिल गया इसकी ज़ात पर मुदाखलत करने का। रोहेल तुम इन्हें गलत समझ रहे हो। अलिशा को चाचा जान और रोहेल दोनों ने हिला के रख दिया था जो सफ़वान को डायरेक्ट ही मशकूक कह रहे थे। देखो अलिशा तुम अभी कुछ नहीं समझती हो क्योंकि तुमने लगता है शादी सोच समझ के नहीं की। व्हाट सोच समझ के? मिस्टर रोहेल अहमद, शी इज़ माई वाइफ, इसलिए ज़रा ख्याल से इससे मुखातिब होना। सफ़वान तो तन तना ही गया। अलिशा इस वक्त तो हैरान रहेगी। सफ़वान और इंग्लिश बल्कि लहजे और अंदाज तक में एतमाद था। इसकी सुरमई आंखें गुस्से से बाहर ही आ गई। जी मैं तो ऐसे एक बात कर रहा था। वो गड़बड़ा के चाची जान के अबरू तन के। बुआ तो दूर से खड़ी सब देख और सुन रही थी। वो दिल ही दिल में खुश होने लगी। आइंदा ये बात मैं आपके मुंह से ना सुनूं क्योंकि आप मेहमान हैं और सिर्फ चंद दिन के। मैं सिर्फ अलिशा की वजह से आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो खासा संजीदा था। हम क्यों मेहमान हो गए? अब हम यहीं रहेंगे। चाची जान को भी ज़िद हुई। अलिशा आप कमरे में आइए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चेयर खिसकाता निकल गया। अलिशा का तो दिल धड़क उठा था। वो जो हुक्म देकर गया था वो इस सबके सामने से बजा लाना था। देखो अलिशा, मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। नसीर भाई से परखने में कहीं गलती हो गई है। चाचा जान की हर मुमकिन कोशिश थी कि इन दोनों में दरार डाल दे और फिर ये कोशिश रोहेल भी तो कर रहा था। चाचा जान सफ़वान बहुत नाइस है, आप इन्हें गलत ना समझें। इससे तो तेज़ आवाज़ में इनसे बोलना भी नहीं आ रहा था जबकि वो इनकी फितरत से वाकिफ़ थी। डैडी ने बताया था कि वो कैसे गलत तरीके से बाहर गए थे और फिर डैडी ने हमेशा हक हलाली कमाया था, इसलिए वो इसे भी यही दर्ज देते थे। हाय हाय, चलो जी रोहेल दे हाले बेइज्जती हो यार। रोहेल साहब हाले ना इसकी ना ठुकाई होनी है। इस दिन वो बहुत थकी हुई थी, चेंज करके सो गई। बुआ अपने कमरे में थी, इन्होंने भी इसे ना जगाया। मगर रात के दरमियानी हिस्से में इसे भूख लगी तो वो उठ के अपनी पिंक नाइटी का गला डोरी से टाइट किया और झूमती हुई उठी। कमरे में मलजगी सी रोशनी थी। इसी वक्त किसी के मर्दाना भारी हाथों ने इसे अपने करीब घसीट लिया। वो चीखना चाहती थी मगर मजबूत हाथ इसके मुँह पर तक दम तक घुटने लगा था। जैसे फिर भी मज़ाहमत पर उतर आई और पूरी ताकत से चीखी, कौन है? छोड़ो। वो जो कोई भी था अलिशा के हाथ पर काटने और मुश्तिल होने पर घबराया। इसी वक्त वो देखने मुड़ी मगर वो टेरेस का दरवाज़ा खोल के जा चुका था। वो अंधेरे में देख न सकी। लंबी लंबी सांस लेने लगी। पसीने छूट के कदम मन मन भर के हो गए। लगता था दिल अब बंद हुआ तो तब वो चीखना चाह रही थी लेकिन न चीख सकी। हवासों को काबू किया कमरे से बाहर निकली। साथ वाला कमरा सफ़वान का था। इसे पीट डाला। वो भी शायद गहरी नींद में था। देर लगी दरवाज़ा खोलने में। गहरी नींद जैसी ये जड़ा पा जैसी वही सी। वो मेरे कमरे में देखो कोई है। दरवाज़ा खुलते हुए मैंने कहा ज़रा सी इसके कदमों में गिर गई। सफ़वान की आंखें बमुश्किल खड़ी थी। वो भी घबरा गया। इसे अंदर किया और दरवाज़ा बंद किया और इस पर झुक गया। अलिशा कौन है? आंखें खोल गए। वो पुकार रहा था मगर वो बेहोश हो चुकी थी। इसने अपनी मजबूत बाहों में इसका नरम नाजुक सा वजूद उठाया और बेड पर डाला। लाइट सारी ऑन कर दी। वो पसीने में शराबूर थी। इसका माथा चेक किया। वो फिर साइड टेबल पर पानी भरा ग्लास उठाया या पानी की छींटें मारी। हाँ, वो फिर आ गया। वो उठकर इसके सीने में खुद को छुपाने लगी। अलिशा का लर्ज़ा बंदाम वजूद इसके जिस्म में हरारत बख्शने लगा। इसे फ़ौरन लग गया कौन था अंदर। वो वही था, कल भी आया था। वो रो दी। सफ़वान ने इसका कमरा चेक किया मगर इसे कोई नज़र न आया मगर बल्कि पूरा घर ही चेक कर डाला मगर रोहेल के कमरे की जलती लाइट ने जैसे सब समझा दिया। कोई नहीं अंदर। इसे रोहेल पर गुस्सा आने लगा लेकिन अगर पासपोर्ट करने जाता तो वो उल्टा इसे इल्ज़ाम देने लग जाता। प्लीज़ मुझे वहाँ नहीं भेजो। वो कल भी आया था, पता नहीं कौन था। ओके आप इधर ही लेटें, आज मैं भी देखता हूँ कि था कौन। वो इसे तसल्ली देने लगा क्योंकि वो डर ही काफ़ी गई थी इसे बेड पर लिटाया। अब ये सस्पेंस है कि रोहेल से ही आया आप ही सी। मुझे भूख भी लग रही है। वो मासूम सी बच्चों जैसी आवाज़ में बोली। सफ़वान ने उसकी गुलाब की पत्ती की मानित वजूद को काना निगाहों से ही देखा। जिस वक्त ये तक भूल गई थी वो किसके कमरे में और क्या रिश्ता है, या फिर इस रिश्ते की वजह से वो इसके कमरे में चली आई थी। ये बंधन दो अजनबियों के इस हद तक करीब ले आता है कि जो इसके अपने सगे होते हैं जिनसे खूनी रिश्ता होता है वो तक गैर लगते हैं। रात आपने खाना नहीं खाया था, बुआ बता रही थी, मैं लेके आता हूँ।
नहीं आप नहीं जाए, मुझे डर लग रहा है। वो सहम कर इसका बाजू ही पकड़ने लगी। फिर आपके खाने के लिए तो लाना ही है ना, आप अकेली भी नहीं जाएंगी? वो मुस्कुराए क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। शोल्डर कट बाल शानों पर झूल रहे थे। मैं भी साथ चलूँ? वो आइसकी से बोली। चलिए। इसे उठने के लिए जगह दी, फिर इसने उल्टा सीधा ही खाया, मगर सफ़वान ने इसे जूस वगैरह दिया ताकि इसकी घबराहट भी कम हो। इसकी भूख मीठी तो नींद सी आने लगी। सफ़वान के बेड पर ही वो बेफिक्र होकर सो गई। रुहेल, रात तुम अपने कमरे में नहीं थे? सफ़वान ने सुबह इसे पकड़ लिया जो सारा वक्त निगाह चुराता नाश्ते करता रहा। मैं कमरे में था? वो गड़बड़ाया। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन थी। सफ़वान ने अपना अंदाज तफ्तीशी और शाकी रखा। रुहेल लॉन्च में बैठा था जबकि सफ़वान ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। इसकी तबीयत ख़राब थी, मैं सारी रात इसके पास रही। चची जान को तो सफ़वान का पुलिस वालों वाला अंदाज आग लगा गया। देखिए आंटी, मैं आखिरी बार रुहेल को कह रहा हूँ, जो ये चाह रहा है वो होगा बिल्कुल नहीं। इसने गहरा तंज किया। क्या चाह रहा है? ख्वामखा तुम मेरे बेटे पर इल्ज़ाम ना लगाओ। बरहम हुई। मैं बहस ना करता हूँ, ना पसंद करता हूँ, अंडरस्टैंड? वो तीखे लहजे में इसे बाबर करवा रहा था। अलिश पर रात इतना डर गई थी कि वो अभी तक सो रही थी। समझता क्या? देखना मम्मी, इसकी तो ऐसी की तैसी मैं करूँगा। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक तो नहीं बनने दूँगा। सफ़वान के जाने के बाद इसने दांत पीसे थे। बुआ तो अक्सर इन लोगों की जासूसी करती रहती थी और सारी खबरें सफ़वान को देती थी। वो कितनी बेफिक्र और मीठी नींद सो रही थी। सफ़वान मुस्कुरा के प्यार भरी और अपनायत भरी मोहब्बत की निगाहों से देख रहा था। गुलाबी बाजू दोनों साइड पर पड़े थे, बाल भी तकिए पर बिखरे पड़े थे। शायद निगाहों की तपश थी कि अलिशा की आंख खुल गई। अपने सामने से खड़े देखा तो चौंकी हड़बड़ा के उठ गई। शर्मा झिझक की वजह से निगाह तक नहीं मिला पा रही थी। सफ़वान ने भी अपना रुख बदल लिया और बालों में ब्रश चलाने लगा। कितनी देर से जाने मुझे देख रहे होंगे और मैं इतनी लापरवाह होगी। वो अपनी नाइटी संभालती बेड से उतरने लगी थी। आपकी चची जान को शायद ये पता लग गया या फिर इन्होंने आपको चेक किया कि आप अलग कमरे में सोती हैं, इसीलिए रात आपके कमरे में रुहेल आया था। मैं इसे बता रहा था। अलिशा तो फटी फटी आंखों से इसे हक तक देख रह गई। इसलिए आज से आप अपना काम इधर ही कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके चचा जान मज़ीद यहाँ रुकेंगे, क्योंकि रुहेल की अच्छी खासी खबर मैं भी ले चुका हूँ। सुरमई आंखें इसकी हैरत में मुब्तला आंखों में डाली। वो छैम सी गई। रुहेल को आपने देखा था? देखा तो नहीं, हाँ यकीन है, लेकिन सबूत मैं दिखा दूंगा। इसके लिए जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। वो मुबहम सा मुस्कुराया। अलिशा तब भी ये नहीं सोच रही थी कि सफ़वान में इतनी बड़ी तब्दीली और ऐसी खुदमुख्तारी इन दिनों में कैसे आई, मगर उसकी जहानत की कायल हो गई थी। बंदा इतना बुरा तो नहीं है, बस जाहिल ही तो है। इसने निगाह उठाई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप आ जाइए, क्योंकि मुझे अपनी जॉब पर भी जाना है। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? कदर तौक़ुफ़ के बाद वो गोया भी। जी पूछिए। वैसे मेरी अम्मा की कहावत है कि बीवी जब निगाह झुका के कुछ पूछे तो समझो कि कुछ मतलब है, क्योंकि मेरी भरजाई ऐसे मेरे भाई से अक्सर इजाज़त तलब करती है। वो हंसा। लेकिन मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, माइंड इट। वो तो सुलग गई। मुझे भी याद है, वैसे आप कुछ पूछ रही थी। सॉरी, मुझे देर हो रही है। वो मुँह बनाते कमरे से ही निकल के। सफ़वान को इसका ये अंदाज शर्म से महमूल लगा। वो निगाह झुका के जो निकली थी। मोहतरमा को ना अपने शहर में जकड़ लिया तो वो सोच के रह गया। तो भावें तू जकड़ी लवें, लेकिन जरा तू अंदाज ठेठ जांगली बन के किता सी ना, मोहतरमा ही पागल सी जरा तेरे वास्ते निकाह दे हामी भरी सी। अब तो ये होने लगा कि सफ़वान हर बात में मुदाखलत करता है, जिससे चचा जान और चची जान चिढ़ जाती। रुहेल को तो सफ़वान मुँह ही नहीं लगाता था, अपना रवैया दृष्टि रखता। अब वो खुद ही रुहेल की हरकतों को देख चुका था। अलिशा को अफसोस ही हुआ कि वो इसके कमरे में रुहेल रहा। बेटा तुमने मेरी बात मानती ना थी। वो तो सफ़वान बेटा था जो हमारे साथ है, वरना ये लोग तो हमें जान से मारने से भी दरेग ना कर दें। बुआ ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो खुद परेशान थी। तुमने ये बहुत अच्छा किया कि सफ़वान बेटे के कमरे में सोने लगी, क्योंकि तुम्हारा चची को बड़ा तजस्सुस था कि तुम क्या करती रहती हो। बुआ इसके कमरे में आ गई थी। वो इसे बहुत कुछ बता रही थी। बुआ अगर सफ़वान हमारे साथ ना होते तो मैं तो मुकाबला ही ना कर पाती। डैडी ने हमेशा मुझे यही कहा कि इनसे मैं रब्ता ना रखूँ। बीबी जी, वो सज्जल साहिब और मोइस साहब आए हैं। शबाना इतला देने इसके कमरे में चली आई थी। अच्छा आती हूँ। वो तो इतने अरसे से इनकी तरफ भी नहीं गई थी। अपना हुलिया दुरुस्त किया। पिंक कॉटन के मलजे से कपड़ों के हाथों की शिकनें निकाल दी। वो ड्राइंग रूम में आ गई। वो ऑफिस से आती आराम करने अब कमरे में चली गई थी, इसलिए कपड़े भी चेंज ना किए थे। सफ़वान को देखा। वो भी इज्जत कमीज शलवार में मलबूस अपनी सहरंगेज शख्सियत के साथ मौजूद था। तुम तो ऐसी शादी करके मसरूफ़ हुई हो कि झांका तक नहीं हमारी तरफ। सज्जल ने इसे गले लगा के देख साथ में शिकवा भी किया। सफ़वान ने इसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेक किया, जो कुछ छेपी हुई सी लग रही थी। सज्जल के साथ ही बैठ गई। सफ़वान भाई, लगता है कि अलिशा को आपने ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया। वो मानी खेरी से इस्तफसार करने लगी। या भाभी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? यार मोइस, भाभी तो मुझ पर इल्ज़ाम धर रही हैं। कितनी बेतकल्फ़ी से वो मोइस से मुखातिब था। अलिशा ने चतून तीखे के जैसे समझ रही हो। सज्जल, मेरे मासूम से सीधे दोस्त पर इल्ज़ाम ना लगाओ। दोस्त? अलिशा झटका खा के रह गई और अब्रू इसके तन गए। वो अलिशा, अब जबकि सब कुछ तुम्हारे सामने है, ये भी छुपाना फजूल है। मोइस ने चाहा कि ये राज भी ना रहे कि सफ़वान को जो समझ रही है वो नहीं है। मोइस का मौन यार। सफ़वान घबरा गया। सफ़वान मुझे बताने दो यार, कब तक छुपाते रहोगे? मोइस ने इसकी बात काटी। अलिशा, सफ़वान मेरा बहुत गहरा दोस्त है। ये सच है कि गांव में रहता है, लेकिन जॉब इधर ही करता है। इसकी माँ भी है और एक बड़े भाई शादीशुदा गांव में ही है। अलबत्ता इसके भतीजे
दो इधर कराची में पढ़ते हैं और साथ में खामोश सी अलिशबा को भी देखा जबकि सफ़ान खतरा महसूस कर रहा था। सफ़ान मेरे कहने पर इसी वक्त वो तेरी से उठी। अलिशबा तुम पूरी बात तो सुन लो। सज्जन ने इसका हाथ पकड़ा। मुझे धोखा दिया मोइस भाई आपने। बुरहान सी होगी फिर रुकी नहीं और तेरी से निकल गई। वो तीनों ही घबरा गए। यार मैं मना कर रहा था अभी नहीं बताओ। सफ़ान तफक्कर ज़दा हो गया। बताना तो था ही। मोइस जैसे हल्का फुल्का हो गया। लेकिन यार ये तो मुश्किल हो गई ना। कुछ नहीं होगा तुम्हें अब खुद संभालना इसे। वो हिम्मतमंद आने लगा मगर सफ़ान की तो खुद जान पर बनी थी। जाने वो क्या रद्दमल पेश करे। सफ़ान भाई मेरी दोस्त बहुत हसास है, प्लीज़ संभाल लीजिएगा। भाभी आप भी ये कह रही हैं? आपको तो खुद इसके पास जाना चाहिए। वो बोला अभी हम चलते हैं, 2 दिन बाद तुमसे पूछेंगे। मोइस इससे इजाज़त लेकर निकल गया तो कॉरिडोर में रोहेल मिल गया। मोइस ने मारे भांधे लैक की। 2 दिन से वो कमरे में बंद थी, ऑफिस भी नहीं जा रही थी। मोइस के फ़ोन आ रहे थे मगर वो रिसीव नहीं कर रही थी। सफ़ान अलग इससे बात करना चाह रहा था, वो भी परेशान था। बुआ से भी इसने अब कुछ नहीं छुपाया, बल्कि इन्हें भी बता दिया। मगर इन्होंने इतना ज़रूर कहा कि अगर लिशबा को सच बता के वो ये काम करता तो वो ज़रूर मान जाती। मगर अब तो बेवकूफ़ी हो ही गई थी। मुकालते से ही गया। हाय हाय बेटा, अगर तुम्हें हमारा रहना पसंद नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं। चचा जान इसकी खामोशी से यही समझ रहे थे कि इसे इनका रहना नागवार रह गुजरा है। ऐसी बात नहीं है चचा जान, वो मेरी कुछ तबीयत ख़राब है। इसने मुश्किल मुस्कुराहट होठों पर सजाई। सफ़ान ने हसरत भरी निगाह उठाई। बेटा डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हारा हस्बैंड कैसा लापरवाही, इसे भी ज़रा परवाह नहीं है। चची जान को तो मौका मिलना चाहिए था। अलिशबा आप खासी डिस्टर्ब है, आपका अम्मा याद करिए, कह रही थी कि अलिशबा को गाँव भेज दूँ ताकि तबीयत पर संभल जाए। सफ़ान ने फ़ौरन बेतकल्फ़ी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। अलिशबा को कहाँ गाँव की आदत, ये गंवारों की आदत होती है। इन्होंने तंज़ी किया। सफ़ान ने चची जान की ऐसी कड़वी बात पर गर्म खून उतारा। अलिशबा पहली बार गाँव नहीं जाएंगे, हम शादी के शुरू दिनों में वहीं रहते थे। वो तो डैडी की डेथ हुई तो यहाँ आना पड़ा। सफ़ान संभल के झूठ पर झूठ बोला था। अलिशबा तो अपने लब सिए बैठी थी। अलिशबा तुम सारा बिजनेस वाइंड अप करो और हमारे साथ अमेरिका चलो, यहाँ क्या रखा है। चचा जान ने भी सफ़ान को डिग्रेड करना चाहा। देखिए चचा जान मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूँ, अलिशबा मेरी बीवी है, ऐसे कैसे आपके साथ चली जाएगी। वो तो मुश्किल ही हो गया। अलिशबा को अपना सर घूमता हुआ लगा। वो पैर पटकती हुई चलेगी। सफ़ान एक तरह भरी निगाह इस पर डाली जो लाउंज से निकलती चिकने फर्श पर पैर पटकती गुस्से का इजहार करती जा रही थी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो भी उठ गया क्योंकि अलिशबा के कमरे में पहुँचने से पहले वो कमरे में जाना चाह रहा था, वरना वो लॉक लगा लेती। मेरी बात पर एहतजाज करो, गुस्सा दिखाओ, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो। इसका बाजू पकड़ के अंदर लाया और दीवार से लगा दिया। सुरमई आंखों में गुस्सा झलक रहा था। अलिशबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्लीज़ अलिशबा कुछ तो कहो, प्लीज़ कुछ तो गुस्सा करो, मुझे जो कहोगी मैं सुन लूँगा। इसे शानों से पकड़ा। अलिशबा ने झटके से शाने चढ़ाए। मत छुए मुझे, दूर हो जाए। बोली भी तो ये सफ़ान से रोते हुए वजूद को फिर भी अपने हसार में ले लिया। वो फड़फड़ाने लगी मगर कब तक मज़ाहमत करती। इसके सीने पर सर रख कर इतना रोई कि वो खुद समझ ना पाई कि वो इतना क्यों रो रही है। सफ़ान के झूठ पर या अपने बचाने पर। सफ़ान से वो अभी तक बात नहीं कर रही थी। अगर निगाहों का तसादम होता भी तो मुंह फेर लेती। जब चची जान एक जहाँ दीदा खातून थी, वो इन दोनों का खिंचाव और तनाव को जैसे समझ गई थी। इन्हें फिर अलिशबा को चढ़ाने का मौका मिल गया। वैसे सफ़ान की जानिब से बदजन करती रहती मगर वो फिर भी कुछ ना बोलती। बस एक बुआ थी जो सफ़ान की तरफदारी में लगी रहती कि वो कल बेचैन कमरे से बाहर निकली। रात के मुहीब सा ऐसा लग रहा था अंदर बसेरा कर चुके हैं। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए नीचे जा रही थी मगर सफ़ान की गहरी निगाहों ने इसका ताक़ुब किया। अभी अलिशबा नीचे उतरी थी कि रोहेल ने इसकी कमर में बाजू डाल के खुद से करीब कर लिया। दौर लाना था फिर रोहेलते भाई। कम मौन अलिशबा, आज मैं और तुम साथ रह सकते हैं। रोहेल क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। वो तो वहशत ज़दा से इसके हसार में फड़फड़ा रही थी। यार कम मौन, वो तुम्हारा सॉ कॉल्ड हस्बैंड, लगता है कि इसे तुम में दिलचस्पी नहीं है जब भी तुम और वो अलग रूम में सोते हो। वो अलिशबा के बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा। बस वही लम्हा सफ़ान की बर्दाश्त से बाहर हुआ। वो तेजी से उतरा और रोहेल को घसीट कर इसका चेहरा तमाचों से लाल कर दिया। अलिशबा मुतविस होते इसका गज़बनाक अंदाज देखे गई। ख़बरदार, तुमने मेरी बीवी को छूने की तो क्या गलत निगाहों से देखा भी। तुम वो भी सफ़ान को मारने को आगे लपका। अलिशबा ने पूरी ताकत से चीखी मारी। इतने में चचा जान कमरे से निकला। अलिशबा इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई कि इसका हलक दुखने लगा। अलिशबा पागल हो रही हो? सफ़ान ने इसे थामा। हाँ पागल हो गई हूँ। क्या समझ रखा मुझे बेहिस हूँ या मैं बेसहारा हूँ जिसका जो दिल चाहेगा मेरे साथ सलूक करेगा। वो हलक के बल चीखी। तुम घटिया इंसान, समझ के रखा है मुझे। अरे मुझे तुम्हें अपना कज़न कहते हुए शर्म आती है। अरे तुम भूल गई, ये तुम्हारा अमेरिका नहीं मेरा मुल्क है, यहाँ ऐसी बेहयाई नहीं होती। इसने एक जोरदार तमाचा रोहेल के सुखसार पर चढ़ दिया। वो भुनाने लगा। मैं आप लोगों से कहती हूँ प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। इसने चचा जान को जो दया वो जज्बत से होने लगे। और चचा जान मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, आपको अच्छी तरह बता रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। आप जो समझ रही हैं मैं सफ़ान से शायद नाराज़ हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। सफ़ान इन लोगों में से एक है जिन्होंने मेरा बेगर्स होकर ख्याल रखा है। आप तो अपने थे, ऐसे होते अपने जो अपने ही खून पर बुरी निगाह रखते हैं। वो उल्टे कदमों रोती भी चली गई और वह तीनों तो शर्मिंदगी से गड़ गए। सफ़ान ने बगौर देखा। सुन लिया आपने अलिशबा का जवाब, इसलिए प्लीज़ आप ये सगे रिश्ते यूँ बदनाम ना करें। वो बहुत हसास है, प्लीज़ इसका ख्याल करें। वो भी इन्हें एहसास दिलाने लगा। रोहेल कितनी शर्म की बात है, तुम एक शादीशुदा लड़की पर ऐसी नज़र।
वो अफसोस करने लगा। रोहेल का सर नदामत से मजीद झुक गया। रोहेल वगैरह बंदला भी बगैर तो आदमी शर्मिंदा हो सकता। इसने गैर रिश्तों में अपनाइत देखी और आप सब तो इसके सगे थे, कैसे रिश्तों गैरों और अपने अजनबियों में से बदतर सलूक रखा है। वो भी इन्हें मलामत करके चला कि आज लिशपा के अल्फाज सफ़वान के कानों में गूंजने लगे। वो अपनों के सामने भी इसे मौत पर कर गई थी। यानी अभी इसके दिल में एहसास है, जब भी वो इसका ख्याल कर रही थी। एक खुशगुमानी भी हुई। अड्डियाँ खुशगुमानियाँ ना पाल भाई है। 2-3 दिन में चचा जान और चची जान अलिशपा से माफ़िया मांग के रवाना हो गए, मगर रोहेल को अलिशपा ने माफ़ नहीं किया। कितनी बार वो इसके साथ नाजेबा हरकत कर चुका था। रमज़ान शरीफ आने वाला था। अलिशपा को पिछले साल के दिन याद आने लगे, जब वो डैडी रमज़ान में कितना एहतमाम करते थे, मगर अब सब कुछ खाली था। मोइज़ आयत तुमसे बात करना चाहता है। सफ़वान ने बेधड़क एतमाद से इसके कमरे में कदम रखे थे। अलिशपा ने फहमाशी निगाह डाली। प्लीज़ मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया कीजिए। खासी अजनबी बन चुकी थी, आंखों में तक नागवारी थी। वो इसी वक्त बात लेके निकली थी, बालों में तौलिया लिपटा था जो खींच के निकाला। मैं अपनी बीवी के कमरे में आऊँ और मुझे नॉक करने की ज़रूरत भी नहीं है। जल्दी नीचे आइए, से बात करें। वो भी जता के गोया हुई। आप क्या समझ रही हैं मैं आपको डाइवोर्स आसानी से दे दूँगा? मोहतरमा, ये आप अपने दिमाग में बिठा लें। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी को ना डाइवोर्स हुई है, ना कोई ये बुरा फेल अंजाम देता है। इसकी गिरी लटों को अपने हाथ से पीछे किया। वो बिदक के पीछे हुई। लेकिन मैं एक झूठे और धोखेबाज इंसान के साथ रिश्ता कायम नहीं रखना चाहती। वो भी खूनख्वार लहजे में से पावर करवाती। शेर नहीं लगी, लेकिन मैं ये रिश्ता आखिरी सांस तक कायम रखूँगा। अलिशबा सफ़वान इसकी कमर में अपना बाजू हमायल किया और उसका गीला गीला वजूद अपने से करीब कर लिया। अगर ज़रा शोर मचाने की कोशिश की ना, सोच लो इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ। वो सुरमई आंखों में शोखी शरारत और रोबोत हौसले इसकी कानों की लोगों पर अपना लम्स छोड़ चुका था। अलिशबा ने को इस लम्हे अपना सांस रुकता हुआ महसूस किया। सफ़वान ने इसे छोड़ दिया। नीचे मोइज़ से मिलने आ जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़े। न खुद से कहा। सामान अपना बांध लीजिएगा, मैं रमज़ान और ईद गाँव में करता हूँ। अम्मा को भी बेताबी से अपनी नई बहू से मिलने की है। जाते जाते कहा। वो अंदर ही अंदर पेचताब खाती रही। मजबूरन मोइज़ से भी मिली, क्योंकि सफ़वान ने धमकी ने ऐसे करने पर मजबूर किया था। अलिशबा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारा अच्छा सोच के। प्लीज़ मोइज़ भाई, मुझे इस टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने देख लिया ना अपने अपने रहते हैं और ना जिन्हें हम अपना समझने की कोशिश करते हैं वही हमें धोखा देते हैं। लहजे में हसरत, महरूमी और दासी पनाह थी। सॉरी, मुझे कुछ काम है। सफ़वान को अंदर आते देख कर उठ गई। यार वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रही, कुछ तो सफाई का मौका दे। सज्जल अलग परेशानी, इससे भी बात नहीं करी। मोइज़ इसके जाने के बाद सफ़वान के आगे रुहांस हो गया। अब इसे मैं अपने तरीके से बताऊंगा। माना कि हमने इसे छुपाया, मगर लेकिन हमारी नीयत ख़राब नहीं है। वो बोला। कल सुबह हम गाँव रवाना हो रहे हैं। तुम देखना ईद के बाद बिल्कुल बदली भी आएगी। वो ज़ेर लब मुस्कुराया। ऑफिस का सारा काम तुम संभाला, खबरदार जो तुमने इसे डिस्टर्ब किया तो। साथ ही हल्की सी डांट भी पिलाई। मोइज़ ज़बरदस्ती मुस्कुराई से तो अलिशबा के मूड की फ़िक्र थी, जो सख्त नाराज़ थी। सारी पैकिंग बुआ ने करवाई थी। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि सफ़वान की कड़ी नज़रों से वो कुछ डर भी रही थी। बुआ को भी सफ़वान ने साथ ही चलने को कहा। सफ़वान ने अपने घर इतला दे दी थी कि वो अलिशबा को लेकर आ रहा है। अपने ऑफिस से भी चंद दिनों की छुट्टी ले ली थी। सुबह ही अंधेरे में वो निकले थे। गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था, जबकि फ्रंट सीट पर वो गुमसुम ग्रे कॉटन के कपड़ों में मलबूस बैठी थी। बुआ की शायद आंख लगी थी, इसलिए भी वो गाड़ी में खामोशी थी। सफ़वान पूरे एतमाद अंदाज में ड्राइव करता हुआ अलिशबा को डिस्टर्ब भी कर रहा था। वहाँ मेरी अम्मा से तुम्हें जितनी मेरी शिकायतें करनी है कर देना, लेकिन खुदारा अपना एक चुपशा का रोज़ा तो तोड़ दो। वो झंझला गया। मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं, और हाँ प्लीज़ मुझे डाइवोर्स चाहिए। अचानक इसने गैर मुतवक्का बात कर दी। सफ़वान तो मुतवज्जो चल रह गया और लब खींच लिए। ये मैं मरकर भी नहीं करूँगा, सुना तुमने? वो थाड़ा मगर मुतफक्कर था। बुआ नहीं उठी थी। फिर सफ़वान ने कोई बात ना की। शाम 6 बजे के करीब वो गाँव पहुँचे थे। अलिशबा तो थक के चूर होगी। सरसब्ज़ लहलाते दरख्त और खेत, वहाँ की हरियाली ने इसके दिमाग पर ताज़गी बख्शी। वो ग्लासेस उतार के वहाँ के खूबसूरत माहौल के आंखों में जज्ब करने लगी। सफ़वान की हमराही में ऊंची नीची सड़क पर चलती एक बड़े से फाटक नुमा गेट के सामने रुकी गाड़ी। सफ़वान ने सूटकेस नीचे रखा और गेट एक हाथ से खोला, जो खुलता चला गया। दादी जान, चाचू आ गए। गफरान ने इसे देखते खुशी से भरपूर नारा लगा और लपक के लंबे चौड़े सफ़वान के गले लग गया। तुम लोग तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। उसने आयुष्मान को भी गले लगाया। चाचू, बाबा की कॉल आई कि आप आ रहे हैं। फ़ौरन छुट्टी ली, बस 4 दिन की मिली है कॉलेज से। आयुष्मान ने मुँह बस हो रहा। इतने में अम्मा और भाई भी चली है। इन्होंने झट अलिशबा को लिपटा लिया। बुआ से भी वो अच्छी तरह मिली। अलिशबा इनके खलूस पर तो हैरान ही रह गई। मेरी धी आई है, मेरे सफ़वान की दुल्हन। अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि अलिशबा को आंखों पर बिठा ले। सफ़वान से शान भाई से गले मिलने लगा। बड़ा सा कच्चा लाल ईंटों का सहन और एक तरफ दीवार के साथ क्यारी, जिसमें मुख्तलिफ पेड़ फूल लगे थे। हवा से सब हिल रहे थे। बड़े बड़े तख्त पड़े थे। 4 कुर्सियाँ और मेज़ भी दरमियान में रखी थी। साफ़ सुथरा घर था, चाहे आसाइशें नहीं थी, कीमती फर्नीचर नहीं था, मगर एक सुकून था। चाचू कितने दिन के लिए आए? 1 हफ्ते तक के लिए। इसने तो नहाने की जल्दी थी। वो अपने कमरे में चला गया, मगर वहाँ की सजावट देखकर तो वो उछल गया और उल्टे कदम वापस आया। अम्मा, ये सब क्या है? वो छेंपा छेंपा गोया। ये गफरान और उस्मान ने किया कि चची इनकी पहली बार आ रही है ना।
मगर अम्मा ये ज़रूरी था? वो बेजार सा दिखाई थी। अलिशा ने देखा यहाँ आते इसके रवैये में कुछ सर्द मोहरी नजर आई। भूल के भी एक निगाह भी न डाली। ज़रा बकपक ना कर, सफ़र से थका है, कुछ खा ले फिर गुस्सा करना। वो बोली। बुआ आपको मैं आपके कमरे तक ले जाती हूँ। भाभी को उनका ख्याल आया तो इन्हें भी ले गई, जबकि अलिशा हवस तख्त पर जमी बैठी थी। अम्मा ने चंद रस्में भी की। अलिशा हैरानगी से देख रही थी। ये सब इसे अच्छा भी लग रहा था, सब इसका इतना ख्याल भी रख रहे थे। हुफरान और उस्मान चाची चाची कहकर इसे तंग किए जा रहे थे। आस पड़ोस की औरतें इसे देखने भी आई। रात के इसे फरागत मिली थी। सफ़र की थकान फिर बेआरामी से इसकी आंखें बंद हो रही थी। तुम आज तो आराम करो, देवर जी भी थके हुए हैं, वो तो बच्चों के साथ छत पर सो रहा है। भाभी से कमरे में छोड़ने आई थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। चौड़ा सा पलंग जिस पर नफीसी बेडशीट बिछी हुई थी। कमरे में एक लकड़ी की अलमारी, 2 कुर्सियाँ और मेज़ अलमारी के साथ लगी थी। वो क्या सुबह अंधेरे से उठना होगा? वो अमूमन सुनती थी कि गांव में लोग अजानों के साथ उठते हैं। अरे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। फिर जब तक सफ़ान की छुट्टियाँ, मुझे तो नहीं लगता वो सुबह जल्दी उठने दे। अभी तो वो बच्चों के साथ लगा हुआ बातों में, रात में पता नहीं वो कमरे में आ जाए। लेकिन तुम फिर भी दरवाज़ा बंद कर लेना। और हाँ, बुआ सो गई है, इनकी फ़िक्र तुम ना करना। भाभी साथ साथ इसे छेड़े भी जा रही थी। जाने क्यों? इसे ये सब बुरा भी नहीं लग रहा था। वॉशरूम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा ना, तुम्हारे कमरे के साथ ही है। वो इसे बताने लगी। अलिशा को इतनी थकन हो रही थी कि कुछ ही देर में वो सो गई। कमरे का लॉक लगाना वो फिर भी भूल गई। वो करवट लिए इतनी बेफिक्र नींद सो रही थी कि अंदर आते ही सफ़ान की निगाह इसके बेदाग चेहरे पर पड़ी। इतनी मासूम लगी कि वो एकटक के देखे गया। पलंग पर इतनी जगह थी कि वो भी आसानी लेट गया। आज दूसरी बार इत्तेफाक था कि वो और अलिशा इतने करीब थे, फिर भी वो सोचते सोचते सो गया। वो भी सोचते सोचते सो गया। सुबह भाभी की दरवाज़ा पीटने पर ही दोनों की आंख खुली। अलिशा अपने करीब सफ़ान को दराज देखकर हड़बड़ाई कि इतने में वो भी तीखे चतून उठा के दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाज़ा तो खोलो जाके, तेज़ लहजे में हुक्म दिया। अब तो आप जनाब तक ने इसने तर्क कर दिया था, बल्कि लहजे में एक हाकमियत का आंसर भी छलकने लगा था। मैंने कहा जी दुल्हन दुल्हा उठिए, सूरज सर पर आ गया। भाभी की शरारती आवाज़ पर वो तो झेंपी की। सफ़ान हवस लेटा हुआ था। शुक्र है सफ़ान ही झेंपिया नहीं थी। सफ़ान दी भी हॉबी है झेंपना। फिर कमरे को ऐसे सजाया हुआ था कि वो बाकी नए नवेले ही लग रहे थे। वो मेरी आँख नहीं खुली, सॉरी। वो शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाओगी। जल्दी आ जाओ, नहाकर तैयार हो जाओ। गाँव की औरतें तुम्हें देखने ही आने वाली हैं। फिर शाम को वलीमे की दावत भी अम्मा ने सबको दी है। भाभी भी मुझे इतना तैयार होना होगा? वो कल से वैसे झंझला गई थी। ये यहाँ का रवाज है। सफ़ान की अभी तो छुट्टियाँ, और वो फिर वो ईद तक तो तुम्हें यहाँ छोड़ेगा, फिर नहीं छोड़ेगा। वो बोली। भाभी प्लीज़ आप दोनों बाहर जाके बातें करने, मुझे नींद आ रही है। सफ़ान इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। उठ जाओ तुम भी, वलीमे का इंतज़ाम करना। तुम्हारे भाई तो आसानों के साथ उठे। वो अंदर झाँक के हाक लगाने लगी। अलिशा को शर्म ही आने लगी। अपने कपड़े निकाले, नहाने जाने लगी। यहाँ का माहौल सब कुछ नहीं था, मगर यहाँ के लोग की मोहब्बत और अपनायत में से अजनबियत ज़रा भी महसूस नहीं हुई। नहा के कमरे में आ गई, देखा तो सफ़ान भी उठ चुका था। सॉरी, रात कमरे में आने में देर हो गई। वो माजरत करने लगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप कभी भी आएँ। गीले बालों को वो तौली से खुश करने लगी। सफ़ान ने निगाह उठाई और उसके धुले हुए चेहरे को देखा, मगर वो अपने काम में मसरूफ़ रही। इस वक्त वो चुप हो गया, मगर हिसाब तो इसे बराबर करना ही था। इसका वलीमा भी बखैर खूबी अंजाम पा गया। अलिशा को अब सफ़ान से शर्म महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो इतना सजी सवरी पहली बार थी। अम्मा तो इसे चेंज ही नहीं करने दे रही थी। इनके बनाए हुए सबस लिबास में गोटे किनारी से जो मज़यन था, इसने ज़ेबतन करने में कोई आर महसूस न की, क्योंकि अम्मा कितनी खुशी से इसे हर चीज़ दे रही थी। मुजफ्फर ने सफ़ान की पसंद पर फ़ख्र है, जिसने इतनी बाहया और इखलाक वाली लड़की से शादी की। अम्मा ने अलिशा का माथा चूम लिया। साथ ही सारे सहन में से घेरे बैठे थे। चाचू, आपको चाची मिली कहाँ से? अशमा ने सरगोशी में पूछा। सफ़ान के पहलू में तो वो भी नजर चुकाए बैठी थी। फिर कभी बताऊंगा कहाँ मिली थी। वो मुस्कुरा दिया। अम्मा, मेरी रेशमा का क्या हाल है? अलिशा ने सुन के फहमाशी अंदाज में से देखा, जो शरारत के मूड में था। कैसे अपने रेशमा के किस्से सुनाए थे? खैर से ठीक है, 2 बछड़े हुए हैं। उफ़ तौबा, ये इंसान आखिर इतनी बेशर्म क्यों है? अलिशा ने लब भैंस लिया। इसे ऐसी बेबाक बातें वैसी पसंद न थी। चाचू चाची को मिलाए ना रेशमा से। गुफरान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। कोई ज़रूरत नहीं नई दुल्हन को बाड़े में ले जाने की। चल सफ़ान, बहुत रात होगी, मेरी धी थक गई होगी। नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं थकी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबके साथ। वो छट बोली, क्योंकि सफ़ान का अकेले कमरे में ऐसे हुलिये में सामना करने से तो सोच के पसीने आने लगे। सफ़ान इसकी घबराहट समझने लगा, बल्कि अब तो इसे शरारत सूझी। अम्मा, मैं तो कमरे में जा रहा हूँ। मंगड़ाई लेने लगा। तासुर ऐसे दिया कि वो बहुत थक गया। बड़ा सा सहन लाइटों से चमक रहा था। अलिशा का दिल थक थक करने लगा, क्योंकि अम्मा ज़बरदस्ती से भी अंदर भेज देंगी। अरे मुझे भी नींद आ रही है। बुआ भी जमाइयाँ लेने लगी। उस्मान पहली छत पर चला गया। भाभी सबके लिए चाय बना के लाई थी। अलिशा, चाय तुम इसकी भी अंदर ले जाओ। भाभी ने ट्रे थमा दी। अब तो इनकार की गुंजाइश ही न थी। वो इतना वजनी दुपट्टा समेट के ट्रे उठाए अंदर जाने लगी। दिल तो ये कर रहा था कि सफ़ान की निगाहों से दूर चली जाए। मुझे खबर थी मेरे बगैर दिल नहीं लगेगा। सफ़ान ने अपने कुर्ते के बटन लगाते हुए शौक़ी से फ़िक्रा कहा तो वह सुलग ही गई। जी नहीं, चाय देने आई। ट्रे पलंग की साइड पर रखी, टेबल पर रखी और तेज़ी से जाने लगे, मगर इसी वक्त सफ़ान ने दरवाज़ा ठोकर से बंद किया और सीने पर बाजू लपेट के इसे शौक़ और मानी के इस निगाहों से देखने लगा।
अलिशबा का दिल धड़ धड़ करने लगा। रीढ़ की हड्डी में अलग सनसनी दौड़ गई। खासी अपनी अपनी लग रही है इस लिबास में। वो इतना करीब आगे को लब काटने लगी, वो इसके सामने खुद को बिल्कुल बेबसी महसूस करती थी। ज़ुबान अलग तालू से चिपक जाती थी, हाथ पैरों में पसीना आ जाता था। इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। इसके मेकअप से सजे सरापे को अपनी सुरमई आंखों से जज़ब किया। मैं नहीं मानती शौहर, मुझे जाने दे यहाँ से। एकदम ही वो इसमें हिम्मत आ गई। सफ़वान इसका नाजुक मरी मरी बायां हाथ पकड़ के घसीटा तो गिरते गिरते बची से वो खुद से करीब कर चुका था। तुम मानो या ना मानो, लेकिन शरई और कानूनी तौर पर हम मियाँ बीवी हैं, रौनक भरे लहजे में जताया। वो सर पा काँप ही गई। आपके घर में सबको बताऊंगी मेरे साथ आपने फ्रॉड किया। मैंने फ्रॉड नहीं किया और ना हूँ, मैंने सच्चे दिल से रिश्ता जोड़ा। इसके रुखसार पर छूटती रट को पीछे किया तो इसने सफ़वान का हाथ पीछे झटक दिया। मुफ्त की मिल गई हो ना, मेरा कोई अपना है, इसलिए मुझे अपनी छोटी सच्ची कहानी से इंस्पायर करना चाहते हैं। शट अप, मैं क्यों इंस्पायर करूँगा। वो भी तड़क गया, गुस्सा आने लगा। तेरी से कमरे से निकल गया। लिफ्ट में अपने रुका हुआ सांस बहाल किया। वो भी तो आखिर इसकी बर्दाश्त देखेगा कितनी है। एक दूसरे की बर्दाश्त ही चेक कर देना दोनों जने। शब बरात इसने पहली बार कहीं और गुजारी थी। डैडी शिद्दत से याद है, सब कुछ यहाँ नया और अच्छा भी लग रहा था। सफ़वान चला गया, इसे साथ लेके नहीं गया। वो फ़रान और उस्मान भी चले गए। घर में अब ज़रा खामोशी होती थी। सफ़वान रमज़ान के दरमियान में आने का कह गया था। दिन तेरी से तमाम हो रहे थे। वो घर के तमाम काम भाभी के साथ लगी रहती। वो सफ़वान से जैसे नाराज़ की तलखी भुला ही चुकी थी। कैसा लग रहा है अलिशबा तुम्हें गाँव में रहना। भाभी ने इसे कपड़े तय लगाते देखा जो जहन में धुले हुए थे। भाभी के साथ ही मिलकर धुलवाए थे, अब सूखने के बाद इन्हें तय लगा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि अपनाइयत है यहाँ के लोगों में। वो मुस्कुरा के गोया भी। मुझे तो अम्मा की मोहब्बत यहाँ से जाने नहीं देगी। नहीं, तुम्हें जाने भी कौन दे रहा। सफ़वान कह रहा था कि तुम इससे कुछ नाराज़ हो इसलिए तुम्हें तलाक वगैरह की भी बात करती हो। अचानक इन्होंने गैर मुतल्लका बात की। वो शर्मिंदगी से निगाह चुराने लगी। देखो अलिशबा, तुम्हारे बारे में हम सब जानते हैं। फिर मॉइस भी आया था, वो तुम्हारे लिए इतना फिक्रमंद था कि अम्मा तक से तुम्हारे लिए बहस पर उतर आया। क्योंकि सफ़वान से शायद तुम पेपर वाली शादी करना चाह रही थी, लेकिन अम्मा ने कहा कि अगर वो रिश्ता सच्चा बांधे, बल्कि बाद में तलाक वाली बात ना हो, तो वो तुमसे शादी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ख़ानदान में किसी को नहीं दी जाती। वो आहिस्ता आहिस्ता सब बता रही थी। इसलिए सफ़वान दे भी नहीं रहे। वो अफसुदगी से गोया भी। तुम्हें क्या सफ़वान पसंद नहीं। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि हम लोग तुम्हारे बराबर के तो नहीं, लेकिन अलिशबा हमारी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर तुम दौलत को हटा के सोचो तो हम लोग, बल्कि सफ़वान तो इतना अच्छा है कि हर लड़की इसके साथ खुश रह सकती है, फिर वो तुम ही क्यों ना हो। इन्होंने इसके रुखसार थपथपाए। वो झैंप सी गई। तुम सफ़वान के बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि मैंने नोट किया है वो तुम्हें बहुत चाहता है। इन्होंने भी पलंग पर पड़े कपड़ों की तय लगानी शुरू कर दी। अलिशबा का ज़हन सफ़वान को सोच रहा था। इसकी सूरज जो तबीयत की तो वो कायली हो गई थी। आहो, तेरा भी हल्का हल्का दिल लाड़ गया ना सफ़वान ते अंदर से आया हुआ, लेकिन तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। रमज़ान का पहला अशरा तो इस तेज़ी से गुजरा को पता ही ना चला। अलिशबा भाभी के साथ मिलकर किचन में लगी रहती थी। शान भाई अफ्तारी पर खासा एहतमाम करवाते थे। फिर पड़ोस में भी अम्मा अफ्तारी ज़रूर भेजती थी। बुआ ने भी हैरानगी से अलिशबा की में ये तब्दीली देखी। जो पहले डरी डरी रहती थी, यहाँ आकर जैसे सारी फ़िक्रों से आज़ाद हो गई थी। अफ्तार और खाने वगैरह से फारिग होने के बाद भाभी के साथ ही नमाज़ पढ़ने लगी थी। अभी वो इशा की नमाज़ और तरावी से फारिग हुई थी। नींद ही आने लगी। वो नमाज का दुपट्टा बांधे पलक पर सोकर से मट के ले दराज हो गई। दिन भर की थकन भी हो रही थी। सफ़वान अंदर आते से सोते देखा। बैग अलमारी में के साथ रखा। कपड़े चेंज करने के लिए बैग से कपड़े निकाल के कमरे से वो निकल गया। अलिशबा अभी तक नमाज पढ़ रही है क्या। अम्मा ने इसे वॉशरूम की सिम बढ़ते देखा। अम्मा शायद इसकी आंख लग गई है। वो अंदर घुस गया, फिर चंद मिनटों में नहाकर बाहर निकला था। आज तो पूरे 20 दिन बाद आया था, वो भी 2-3 दिन की छुट्टी पर। अलिशबा की खटर पटर पर आंख खुल गई। सफ़वान को वाइट कमीज शलवार में मलबूस देखकर वो हैरान रह गई कि इसकी आमद की खबर ही नहीं हुई। चैंपती हुई उठी, दुपट्टा खोल के शानों पर डाला। साइड से निकल ही रही थी कि वो राह में हाइल हो गया। निगाह झुका ली, नाराज़ की हमस बरकरार थी। कहो, कुछ दिमाग का फतूर निकला। मुझे अब यहाँ से अपने घर जाना है। इसने रखाई और सर्द मोहरी दिखाई। अपने घर ही तो हो, वो तमस्कराना अंदाज में बोला। कब तक और मुझे यहाँ कैद रखना है। वो तो सरतब पास सुलग गई। मैं तो तुम्हें अपनी आंखों में, अपने दिल में और बाहों में हमेशा कैद रखूँगा। बोलो क्या कर लोगी। इस्तेहकाक से अलिशबा के गर्द हसार तंग किया तो वो तो दरस ही गई। वो सफ़वान की शौक़ियों से हवास पाख्ता हो जाती थी। वो इससे जितनी सदमोहरी बढ़ती थी, लेकिन वो इतना ही इससे लगावट का इजहार करता था। तुम्हारे चचा जान का फ़ोन आया था, माफ़िया मांग रहे थे और तुमसे भी मांगना चाहते थे। मैंने कहा कि अलिशबा यहाँ नहीं, वो अपने ससुराल में है। प्लीज़। वो खुद इसके हसार से छुड़ाने लगी खुद को, मगर सफ़वान का ऐसा कोई इरादा न था। वो जितना गुस्सा करती, इसे भी शरारत पर दिल उकसाता था। अलिशबा के वजूद से भीनी भीनी मसूर कुंसी महक इसके हवासों पर छा रही थी। मुझे नहीं रहना यहाँ। आवाज़ को मजबूत बना के बोली। इसी वक्त सफ़वान की गिरफ्त ढीली हुई। वो तेरी से कमरे से निकल गया। बोला अब कुछ चलने की वो ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर इसे सफ़वान के धोखा देने पर गुस्सा था। क्या था, वो सच बता के भी इसे शादी कर सकता था, लेकिन दिल इसकी शराफत का भी मुतारिफ था कि अब तक उसने हद क्रॉस नहीं की थी। रोहेल की तरह इसकी आंखों में हवस नहीं थी, बल्कि अपनायत, मोहब्बत और एक प्यार था। वो इतनी भी नासमझ नहीं थी कि इसकी आंखों की सच्चाई ना पड़ सकती। फिर पूरी रात वो कमरे में ना आए, बल्कि सुबह से हुक्म दे के अपनी पैकिंग कर ले। अरे सफ़वान, तुम रात ही तो आए हो। रिशान भाई को इसकी रवानगी पर अचंभा भी हुआ।
भाईजान कुछ ज़रूरी ऑफिस के काम है, वो निपटा लूँ तो आ जाऊँगा। वो संजीदा से अपना बैग लिए खड़ा था। अलिशा भी निगाह चुराती खड़ी थी। बुआ का तो दिल ही नहीं चाह रहा था, लेकिन अलिशा की ज़िद की वजह से खामोश होना पड़ा। हुनर आम है, हुनर जगह कली तक है खामी। मेरी धी का ख्याल रखना, और हाथ सुन, ईद यहाँ गुजारनी है तुम दोनों ने। अम्मा ने लम आंखों के साथ अलिशा को अपने गले से लगाया। अलिशा के आंसू निकल गए। इसे अफसोस भी हो रहा था कि यहाँ से जाते हुए, लेकिन वह सफ़वान की वजह से सबकी मोहब्बतों से मुंह मोड़ रही थी। एडा सोड़ा मुंडा बैठे बैठा लभ गया। होर जांगली जब होंदा तो फिर तो सही सी। ये क्या कर रही है बेटी, तू क्यों जा आ गई यहाँ? बुआ सुबह बुआ ने इसे ज़रा तेज़ लहजे में पूछा। वो सैरी से भी अभी तक बेचैनी की वजह से जाग रही थी। बुआ, सफ़वान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो इनकी गोद में सर रख कर रो दी। वो खुद भी तो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। मुझे पता क्या चाहती है सफ़वान से अलहदगी? इन्होंने इसका चेहरा हाथों में थामा। नहीं, अलहदगी नहीं चाहती, लेकिन बुआ इसने मेरे साथ धोखा किया। वो सच भी तो बता सकता था। तो इससे बात कर, क्या पता कोई मजबूरी हो। फिर देख, वो तुझे चाहता भी है। मैं इसे जानती हूँ, वो रोहेल की तरह नहीं है। इसे रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रहता है। अब देख, इसने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, वो तुझे यहाँ ले आया। मुझे इस पर भी गुस्सा है। क्यों लाए मुझे? ज़बरदस्ती रोका क्यों नहीं? वो मुझ पर रोब भी रखना चाहते हैं, लेकिन फिर मेरी मर्ज़ी पर क्यों छोड़ देते हैं? मुझे लड़ते झगड़ते मर्द पसंद है जो अपने हक़ के लिए लड़ जाए। पता है, जब वो रजा जान और रोहेल से पास पर्स करते थे, मैं इतनी खुद को महफूज समझती थी कि क्या बताऊँ, लेकिन अब बोलते बोलते जैसे वो थक गई हो। वो मुझसे अगर सिंसियर है तो बोल क्यों नहीं रहे कि इन्होंने झूठ बोल के क्यों मुझसे शादी की? बुआ ने से अपनी गोद में बच्चों की तरह सर रख कर थपकना शुरू कर दिया। वो गहरी सोच में पड़ गया। अभी नहीं कुछ करना था। आप गुफरान और अरशमान को कह दे कि वो यहाँ ही रहे, हॉस्टल को छोड़ दे। इसने सफ़वान को मुखातिब किया जो लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। किस रिश्ते से? वो गोया हुआ। क्यों रिश्ते बनाने की ज़रूरत है अब भी? वो तेज़ लहजे में बोली। देखिए, मैं आपको समझ लूँ, फिर ही बच्चों के मुतालिक सोचूंगा। वो बोला। इसी वक्त इसने सर उठाया। जी, जो आप समझ लेंगे वो नहीं कह रहा। मैं गुफरान और अरशमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने वालों के लिए तो मुझे आपका मूड देखना पड़ रहा है कि कब मेरी पाबंदी और सज़ा ख़त्म करोगी। वो मानी खेज़ शरारती लहजे में बोला। अलिशा तो कानों की लों तक सुरख हो गई। माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत हो, वो कहती उठ की। मैं निकल गई। सफ़वान को तुझे अपनी समातों पर यकीन ही रहा है। इसका पिंक आंचल लहराता हुआ नजर आया जो अपने कमरे में घुस गई थी। सफ़वान के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। ओहो भाई, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। सज्जन और मोइस की इसी वक्त आमद हुई। सफ़वान ने चौंक कर इसे देखा और छाम किया। सफ़वान भाई, आपकी बेगम साहिबा कहाँ है? सज्जन ने मतलाशी निगाहों से फिर इसे मुखातिब किया। अभी अपने कमरे में गई है, आप भी चली जाइए, इसने बताया। सज्जल फ़ौरन ही उठ गई। मोइस गहरी और जांचती निगाहों से लंबे चौड़े ग्रे कमीज शलवार में मलबूस सफ़वान का तफसीली जायज़ा लेने लगा। कहो, बात बनी? मादी खींचे इस्तफसार किया। समझो कि बन गई है। वो फिर कुछ देर पहले की अलिशा की बात बताने लगा। मोइस ने मुस्कुराते हुए इसे देखा तो सफ़वान ने भी मुस्कुरा कर इसे देखा। और सुन, संभाल अपनी बीवी के ऑफिस को। मैं यार क्या क्या देखूँ? सॉरी, इस पर आप डिस्कस मेरी बीवी से करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरी जॉब खुद इतनी अच्छी चल रही है। इसने खुद को साफ बचा लिया। अलिशा और सज्जल दोनों वहीं चली गई खाने पीने को। मोइस और सज्जल ने मना कर दी, क्योंकि इफ्तार के बाद गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ यार, ये तो है। इफ्तार के बाद रूटीन ही बड़ी प्यारी वो सेट होती है कि इफ्तार के बाद कुछ खाया नहीं जाता। अलिशा कब से ऑफिस ज्वाइन करी हो? मोइस ने पूछा। इनसे पूछिए। इसने सफ़वान की जानिब इशारा किया जो लब भेजे हुए था। इसने तो खुद हरी झंडी दिखा दी है। फिर आप हैं और आपको मेरा ख्याल है कि तो ठीक है, आप संभालिए। इस सफ़वान पर गुस्सा है जो सर्द मोहर बन के बैठा था। अलिशा, मैं भी इस पर आप ही के सबास गुजारूंगा, क्योंकि अम्मा अब्बा अब तो वहीं हैं। फिर इन्होंने इस पर मुझे और सज्जल को कहा कि इस्लामाबाद आना है। इसने भी अपना प्रोग्राम बताया। अलिशा, तुम एक बार सफ़वान भाई पर एतबार तो कर लो, सज्जल ने भी हमायत में कहा। एतबार ही तो किया। निगाह झुका ली। सफ़वान ने इसके लहजे पर गौर किया कि वो तंज करिए या वाकई वो इस पर एतबार करने लग गया। देखो अलिशा, मैंने भी ही सफ़वान को मजबूर किया था कि वो तुमसे शादी करे। फिर तुमने अनपढ़ की डिमांड रखी थी, लेकिन सफ़वान था तो गाँव का, मगर वो एक काबिल पढ़ा लिखा शख्स था। फिर इसने तुम्हें एक नज़र देख के अपना फैसला दे दिया कि वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा। मोइस रुक रुक के सारी हकीकत बताने लगा। मुझे तुम बिल्कुल छोटी बहनों की तरह अजीज़ हो। सफ़वान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, और ना इसकी नीयत में कोई धोखा था। इसने सच्चाई से रिश्ता जोड़ा है। प्लीज़ तुम इसे गलत ना समझो। वो संजीदा से लहजे में इसे बता रहा था। सफ़वान गहरी सांस भर के रह गया। अलिशा ने इस पर नागवारी का इज़हार न किया, बल्कि सुनती रही। अलिशा, तुम खुशकिस्मत हो, कितना मुखलिस शख्स तुम्हारा साथी है। भाभी, आप दोनों ने लगता है कुछ ज़्यादा ही मेरी कसीदा गोई कर दी। और फिर अलिशा खुद बेहतर समझती है कि कौन मुखलिस है। इसने हल्का सा तंज किया। वो दोनों ही चुप हो गए, क्योंकि अलिशा ने एक लफ्ज़ भी अदा न किया था। बल्कि उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि सफ़वान से कैसे बात करे और क्या करे। हाय हाय, मैंने तो मच्छर ही काट के खा गई यार। मच्छरों ने मुझे चूस लिया कसमें। इस टाइम भी इतने लड़ते लगे, पक्का भी पर फुल स्पीड में चल रहा है। बस टाइम भी इतना हो गया। हाय हाय, 3 बजने वाले। मुझे नींद आ रही है। अब ये नावल मुक जाए बस। रमज़ान ऐसे गुजरे थे कि 26वां रोज़ा आ गया। गुफरान और उस्मान छुट्टियों पर गांव चले गए। अम्मा और ज़िशान भाई मुसलसल सफ़वान को कह रहे थे कि वो अलिशा को लेकर गांव आ जाए।
मगर वो सिर्फ अलिशबा की रजामंदी से कोई कदम उठाना चाहता था। वो नमाज़ वगैरह से फारिग होने के बाद लेटी थी कि सफ़वान दरवाज़ा खोलता अंदर आ चुका था। वो घबरा के उठ के बैठ गई क्योंकि यहाँ आए दोनों को एक हफ्ते से ऊपर हो चुका था। वो इसके कमरे में नहीं आया था। आप? इसने थूक निकला। जी मैं, क्या सोचा आप तुमने कि क्या करना है? वो दरश लहजे में बोलता। इसके कासनी दुपट्टे के हाले में पकीज़ा चेहरा देख के मैं भूत ज़दा रह गया। किस बारे में? वो जैसे समझी नहीं। देखो सारी बात अब तुम्हारे सामने आके, इसलिए फैसला जल्दी कर लो। वहाँ अम्मा को तशवीश होगी कि ज़रूर हम दोनों में कोई गलतफहमी है। आप कैसा फैसला चाहते हैं? थोड़ी कदर तौक़ुफ़ के बाद वो अपनी आखिरी बात जता गया। अलिशबा को शुरू से इसका मजबूत लहजा और एतमादी तो मुतासर करने लगा था और इसके जहर में आ गई थी और इसकी सारी खूबियों के मुतारिफ भी थी। अब जबकि मोइज़ और सज्जल ने सारी हकीकत बता दी थी कि उन्होंने झूठ क्यों बोला और सफ़वान का इंतखाब क्यों किया। वो तो सब का शिकार थी। चाहती थी कि इसकी आंखों में हलकुरे लेते जज्बों को सफ़वान खुद समझ ले। वो इसी रोबत होश से इसे अपने हसार में ले ले। इसे कोई शिकायत न थी। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? सफ़वान के अब्रू तन के वो इसकी घनेरी पलकों की लर्जिश पास से देख रहा था जो एक लम्हे को भी इसने वाना की थी। तुम्हारी कोई भी शर्त मानने से पहले मेरी बात गौर से सुन लो। अम्मा के सामने तुम ऐसा कुछ जाहिर नहीं करोगे कि इन्हें शक हो। आप बेफिक्र हो जाए, लेकिन मैं जो शर्त रखना चाह रही हूँ आप मानेंगे। इसने एक निगाह इसके सुरमई आंखों में डाली जो सीने पर बाजू लपेटे गिरे पैंट पर डल रेड कलर की शर्ट में उलझा बिखरा लगा। मेरा ऑफिस आपको संभालना होगा, अपनी जॉब आपको छोड़नी होगी। ये मैं नहीं कर सकता। झट इनकार कर दिया। ठीक है, मेरा फैसला वही है। वो भी बेनियाजी दिखाती हुई गोया भी सफ़वान ने गहरी निगाह इस पर डाली जो आज ना घबरा रही थी ना ही झिझक रही थी, बल्कि वो इसकी दोनों शर्तों को मानना ही नहीं चाहता था। देखो तुम मुझे डबल क्रॉस करने के चक्कर में। जी नहीं, ये आपकी सोच है। अगर आप मेरी ये बात मानते तो मैं भी आपकी हर बात हमेशा मानूंगी। वो मुस्कुराई। फिर ठीक है, मेरी भी सुन लो। तुम गांव जाके मेरी हर बात मानोगी? बिल्कुल मानूंगी। वो वार्डरोब खोलने लगी। वो भी पीछे ही आ गया। वो कुछ नर्वस हुई। फिर इब्तिदा आज से क्यों नहीं? लहजा मानी के जो खमारोलूद बना लिया जो संजीदगी थी वो भी पका दी। जी? वो गड़बड़ा गई। हाय हाय, कितने भज गया। मेरा मतलब है कि ईद की शॉपिंग के लिए चलो, क्योंकि तैयारी भी ज़रूरी है। फ़ौरन ही बात घुमा दी। अलिशबा ने रुका हुआ सांस बहाल किया। वैसे तुम क्या समझी थी? ओ यार, एक मेरा अंगूठा नहीं चैन कभी किधर बज जाता कभी किधर। वैसे कुछ नहीं। इसने घबरा के खुश खोंटा पर ज़ुबान फेरी। सफ़वान ने अपनी सुरमई सहरंगेज़ आंखें इसकी आंखों में डालता मुस्कुरा दिया। सफ़वान ने इसकी तैयारी में कोई कसर न उठा रखी थी। इसने भी सबके लिए कुछ ना कुछ लिया। 2 दिन भी ऐसे तमाम हुए कि पता ही न चला। 29वां रोज़ा तो वो अपनी सारी पैकिंग कर चुकी थी। बुआ ने तो सख्ती से सफ़वान से पहले कह दिया था कि वो अलिशबा की अब एक ना माने। वो मुस्कुरा दिए। सज्जल और मोइस भी दोनों एक हफ़्ते पहले मिल आए थे क्योंकि वो इस्लामाबाद जा रहे थे। अफ्तार के बाद वो लोग रवाना हुए थे। अलिशबा कनखियों से मुसलसल सफ़वान को देख रही थी जो वाइट कुर्ता शलवार में मलबूस संजीदगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अलिशबा इसकी गुरेज की वजह समझ रही थी। जब तक वो खुद पहल नहीं करेगी वो कभी इसकी जानिब मबसूल नहीं होगा। अगर कुछ देर आराम करना है तो पीछे बुआ के साथ बैठ जाओ। वो जैसे इसकी उलझन भाप गया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा आराम से हूँ। सीट की बैक से टेक लगा लिया। ऑफ वाइट मल्टी शेड के धागों और शीशों की कढ़ाई वाले कॉटन के सूट में दुपट्टे को करीने से ओढ़ा हुआ था। दिन ब दिन वो निखरती जा रही थी या फिर सफ़वान का देखने का अंदाज़ बदलता जा रहा था। की कह सकने हैं। टाइम क्या हुआ? अलिशबा ने फिर मुखातिब किया। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आप देख लें। मोबाइल कहाँ है आपका? इसने डैशबोर्ड पर देखा। हालांकि सफ़वान की दाईं कलाई पर रिस्ट वॉच बंदी थी। इतनी हिम्मत न थी कि इसका हाथ पकड़ के देखती। मोबाइल पॉकेट से निकाल के सफ़वान ने दिया। वो अपना भी मोबाइल पर्स से निकाल चुकी थी। एक बज रहा, हम कब तक पहुँचेंगे? इसे उकताहट हुई। सफ़वान ने देखा एकदम ही आतिशबाजी गांव की गलियों में होने लगी। लगता है चांद नज़र आ गया। जब ही आतिशबाजी हो रही है। जब वो लोग घर से निकले थे इस वक्त तक कोई खबर नहीं आई थी। अरे ये शोर कैसा है? बुआ की नींद से आँख खुल गई। बुआ, चांद नज़र आ गया, कल ईद है। सफ़वान ने इतला दी। वो लोग अपने गाँव में दाखिल हो गए थे। अलिशबा को तो पहुंचने की जल्दी थी। पिछली ईद और इस ईद में कितना फ़र्क था। इस ईद पर वो किसी की हो गई थी और पिछली ईद पर डैडी भी साथ थे। इसकी आंखों में नमी आ गई जिसने टिशू से साफ की। ईद मुबारक। सफ़वान ने हल्की सी सरगोशी की। वह सर हिला के रह गई। गाड़ी अब रुक चुकी थी। गांव में एक रौनक सी लगी थी। सफ़वान अंदर आ गए। गुफरान और उस्मान आ गए। ज़ीशान भाई भी आए। अलिशबा ने इन्हें सलाम किया। बुआ का हाथ पकड़े उस्मान अंदर ले गया। 2 बजे वो लोग पहुँचे थे। सभी जाग रहे थे। अम्मा ने भाभी ने गले लगाया। वो इन सब की मोहब्बत पर रो ही पड़ी। अरे झल्ली, रो क्यों रही है? खुशी का मौका, सदा सुहागन हो। जल्दी मुझे तुम्हारे बच्चों को देखने की खुशी मिले। अलिशबा छैम की। गुफरान ने खांसना शुरू कर दिया। सफ़वान ने से धमूका ही जड़ दिया। यार चचू क्या है? वो चिढ़ गया। भाई सब सोने की करो, सुबह नमाज के लिए उठना है। ज़ीशान भाई ने सबको हुक्म दिया। बारी बारी सब अपने कमरों में चले गए। सफ़वान ने भी तकलीद की। अलिशबा इसकी चौड़ी पुश्त देख कर रह गई। सुबह बड़ी चमकीली और रुपहली थी। अलिशबा को यहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था कि इसने तसव्वुर भी ना किया था कि इतने मोहब्बत करने वाले रिश्ते मिलेंगे जो गैर होते हुए भी कभी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। सफ़वान इससे अभी तक बात नहीं कर रहा था। नमाज़ पढ़ने भी वो बगैर बात के चला गया। अलिशबा ने भाभी के साथ मिलकर काफ़ी कुछ तैयार कर लिया पर टेबल पर इतना कुछ देखकर सभी हैरान थे।
मॉम इतना कुछ तैयार किया आपने? आयुष्मान कभी लाड में होता तो अम्मी की बजाय मॉम कहता था। ये सब तुम्हारी चाची का कमाल है। कहाँ है कमाल? जल्दी देखे चाचू, कहाँ है कमाल? आयुष्मान ने शरारती अंदाज में सफ़वान से पूछा। सुधर जाओ उस्मान, ज़ीशान भाई ने सरजनिश की। अलिशा और ऑरेंज सितारों मोती के जोड़चट के कपड़ों में सजी सबरी ढेरों मोतियों के गजरे बालों में लगाई शहजादी लग रही थी। सफ़वान की निगाह भटक रही थी मगर खुद को कंट्रोल में रखा। आहो फिर बाजू बेइज्जती हो जाए, चंगा होना पी आएगी तो फिर उदवल जामी। अरे रुमैसा, बुआ को भी नाश्ता दे आती तुम, अम्मा ने भाभी से कहा जो चाय की केतली टेबल पर रख रही थी। बड़े से सहन में कुर्सी और मेज़ लगी थी। गुफरान और उस्मान अपनी अपनी ईदी ज़ीशान भाई और सफ़वान से ले रहे थे। भाई मेरी भी दे दो थोड़ी सी ईदी। बुआ ने सुबह ही नाश्ता कर लिया था नाश्ता, अलिशा ने बताया। सफ़वान नाश्ते से फारिग होने के बाद गांव में लोगों से मिलने चला गया। गुफरान और उस्मान भी निकल के, ईद की छुट्टियां थी, वो एंजॉय करते थे। अलिशा को बेचैनी से सफ़वान का इंतजार था। सुबह से दोपहर हुई और अब शाम होगी, वो अभी तक नहीं आया। वो दिल में सोच के रह गई कितने एहतमाम से वो सिर्फ इसके लिए तैयार हुई थी। वो तो जैसे यहाँ इलाके से भूल गया था। पड़ोस से ख़वातीन मिलने आ गई तो अलिशा भाभी के साथ इनकी खातर मदारत में लग गई। सफ़वान से क्या लड़ाई चल रही है? भाभी को जैसे शक हो गया। वो किचन में बर्तन रखने आई तो पूछ लिया। नहीं तो? वो मुस्कुराई। फिर तुमने इसे रोका क्यों नहीं? अरे पहली ईद है, इसे कुछ तो ख्याल करना चाहिए, आप ही पूछिएगा। वो अफसुर्दगी से बोली। रात को जब सफ़वान आया तो भाभी ने इसकी गोश्त माली शुरू कर दी। अलिशा अलग शर्म से पानी पानी होने लगी जबकि सफ़वान हक्का बक्का से रह गया। वो बेचारी मुँह से कुछ कहती नहीं तो तुम ये करोगे? भाभी ख्वाम खा मुझ पर इल्ज़ाम है। वो हादसा हो गया। अलिशा उठ कर अंदर चली गई क्योंकि ज़ीशान भाई भी आ गए थे और इसे बेतरह शर्म ने आ घेरा था। हाले तो कुछ कितना भी नहीं होने से पहले शर्म आई नहीं मुकड़ी अलिशा दी। वो सब्बर के कड़वे घूंट अंदर उतारती अपनी एक एक ज्वेलरी को उतार के टेबल पर रख रही थी। अभी हाथ चोटी पर लगे गजरों तक गए थे कि सफ़वान के मजबूत हाथों ने पकड़ ली। वो पास पाख्ता सी हो गई। ये क्या हो रहा था है? इसने अप्रोच करके इस्तफसार के गुरमई शौक से इसके रुखसार सुरख पड़ गए। इसकी चोटी जो कि भाभी ने परांदा डाल के लंबी ही कर दी थी, गजरे भी इतने करीने से लगाए कि अलिशा खुद अपने आप को देखकर चौंकी। माना कि मैं खफा था, थोड़ा नाराज़ था, बल्कि तुम्हें दिखा रहा था। ये सब तुमने गुस्से में उतारना शुरू कर दिया। इसने अलिशा के गजरों की महक अपने अंदर उतारी। वो तो अपने धड़कते दिल के साथ ही जैसे साख्ती हो गई। मोहतरमा, अगर मैं खफा था तो तुम मना सकती थी ना? मुझे नहीं आता मनाना। वो हया के हसार तले दब गई। सफ़वान ने इसके सरापे पर अपनी इस्तेहकाकाना निगाह जमा दी। वो बगैर ज्वेलरी के भी इसके दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। सिर्फ गुस्सा दिलाना आता है, अपनी शर्त रखना आता है, मनाना नहीं आता। सॉरी, आई एम सॉरी। वो शर्मिंदगी में मुब्तला होगी। किस लिए? वो हंसा। आपको गलत समझा, लेकिन मुझे आप पर गुस्सा था। आप सच बता के भी कर सकते थे। अगर सच बताता तो शायद तुम जब भी गलत समझती मुझे। इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। अलिशा खुद को पिघलता हुआ महसूस करने लगी। अगर मैं धोखेबाज होता या गलत होता तो तुम्हारी कमज़ोरी से फ़ायदा इसी रात उठा लेता जब रुहैल ने तुम्हारे साथ गलत हरकत की थी। तुम मेरे साथ कमरे में पूरी रात रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें सच्चे और पुरखलूस जज्बों से चाहा और चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाता। वो कुछ मुतमईन हुआ कि अलिशा की बदगुमानी तो दूर हुई, मुझे मोइस भाई पर भी गुस्सा था। इन्होंने भी नहीं बताया। मोइस को तुम्हारी फ़िक्र थी। जब भी इसने मेरा इंतखाब किया वो तुम्हें सगी बहन समझता है, इसलिए मैंने इसने तो रिश्ता निभाया। इसका चेहरा शहादत की उंगली से ऊपर किया। अब क्या कहती हो, साथ रहना? या बोलते बोलते रुका। हमेशा साथ रहना, शर्मिंदगी लहजे में बोलती हुई इतनी अच्छी लगी कि सफ़वान ने जज्बों से मकलूब होकर इसे अपने हसार में ले लिया और इसकी करबत की मशहूर कुन महक से जैसे खुद को पुरसकून महसूस करने लगी। मुझे नहीं पता था कोई शख्स मुझे इतना बेगर्ज होकर चाह सकता। इसने एतराफ़ किया। आप मेरी बात मानेंगे? वो बोली। हम बोलो। खुद से अलग किया और इसके सुर को सफ़ेद सरापा देखा। आप प्लीज़ ऑफिस ज्वाइन कर लें, मुझसे नहीं होता इतना काम। लोग क्या कहेंगे कि बीवी की जायदाद पर निगाह थी मेरी, शायद। वो बस इसी वजह से हिचकिचा रहा था। कहने दे, मुझे किसी की परवाह नहीं। जब मैं अकेली थी, जब लोगों ने मेरी परवाह नहीं की, अब मुझे इनकी परवाह नहीं। अगर कभी तुम्हारे चचा जान आ गए तो? वो मुस्कुरा के इसके सर से सर टकराते हुए गोया वो झैमकी। आने दे, पहले भी आप ढाल बने थे, आगे भी बनेंगे। पूरे एतमाद लहजे में बोलती। सफ़वान को इतनी अच्छी लगी कि इसकी पेशानी पर लब रखती है। अच्छा ये बताओ, गाँव में रह लोगी? आपके साथ हर जगह रह लूँगी, क्योंकि अब मुझे किसी की फ़िक्र नहीं। वैसे तो मुझे रहना कराची में पड़ेगा। वो सर खुजाने लगा। छुट्टियों पर तो आएंगे ना? वो छट बोली। तुम्हें भी तो रहना पड़ेगा, मैं अकेले क्या झक मारूंगा? लहजा मानी खेज और खमारा लूत बना लिया। वो शर्मा ही की। वो पुष्ट पर घुमा ली। परांदे में लगे गजरे फिसल कर सफ़वान के हाथों में आ गए। ये ईद हम दोनों के लिए खुशी और मिलन साथ लाई है, वरना आज से पहले मैं भी तन्हा ही था। तन्हा तो मैं थी, आपके साथ तो आपके घर वाले थे। वो बोली। लेकिन अम्मा को मेरी शादी की इतनी फिक्र थी कि मैंने तो अपनी जान बचा के यहाँ से भागा था, लेकिन खबर न थी कि एक लड़की अपनी मासूमियत के जाल में मुझे फांस लेगी। पीछे से आकर इस पर हसार तन किया और मुझे एक शख्स ने अपने रोबोट धौंस से अपने जाल में फांस लिया। वो भी तुर्की ब तुर्की बोली। सफ़वान ने कहका लगाया तो वो जज्बस्ती हो गई। इससे पहले कि सफ़वान की शौक़ें बढ़ती, अलिशा ने खुद को बचाने के लिए बाहर का रुख किया, मगर वो जाने के रास्ते मसदूद कर चुका था। कहाँ? मुझे तो अभी अपनी बची कुची ईद मनाने दो। कैसे कैसे जा सकती हो? वो इसे हाथ पकड़ के खींच चुका था। वो तो बौखलाएगी। दुपट्टा सफ़वान के हाथ में आ चुका था। वो शर्माई हुई इसकी निगाहों के वारफ्त की ओर से पिघल रही थी।
सफ़ाने से मोहब्बत देने में कोई कमी ना की, वो मोहब्बत के इज़हार पर इसके सीने में मुँह छुपा के अपने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने लगी कि अब इसकी ज़िंदगी में आने वाला हर दिन ईद ही की तरह था। ये तो यहाँ पे ईद सेकंड डे स्पेशल नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये अच्छा लगा, डिफरेंट सी स्टोरी थी और अच्छी स्टोरी थी। तो आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ये आपको फजर के बाद मिल जाएगा क्योंकि अभी कंपाइलिंग में टाइम लगना था। हाय 3 बज गए, आपकी बहन सोने लगी है, नींद आ रही है, तो मैं सोने लगी हूँ। तो सुबह फजर में जब उठूँगी ना तब आपको इंशाल्लाह ये अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको नावल? देख ले, मैं आपकी अपनी नींद की कुर्बानी दे के अपनी टफ़ रूटीन में से ना इतनी मसरूफियत भरी ईद में से टाइम निकाल के आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। तो आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार करिएगा कि आपको नावल कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और भरपूर रिस्पॉन्स शो कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।